हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं शानदार, जबरदस्त और बढ़िया तरीका से आप लोग अपना पढ़ाई और रिवीजन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको 24 जनवरी जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें केमिस्ट्री के कंप्लीट पेपर को डिस्कस करूंगा और यह बताऊंगा हमेशा की तरह कि अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कौन कौन से क्वेश्चन को आपको जरूर से करके जाना चाहिए और किस किस टॉपिक पे आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। बस आपसे एक गुजारिश है कि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके 10,000 के टारगेट जो है उसको आज ही पहुंचाओ, ताकि हम अपने जो ये जेई का 2025 का जो सारे शिफ्ट का पेपर डिस्कशन कर रहे थे इसको बहुत ही जल्दी आपके साथ कंप्लीट करके कुछ अमेजिंग सरप्राइजेज आपके लिए दे पाऊं। वो तभी बताऊंगा। आप लोग समझ रहा हूं मैं कि आप लोगों के पास टाइम कम है, बट अगर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं उसके बाद जो मैं लाऊंगा ना तो वो मजा आने वाला है। मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मतलब नया चीजें हैं, लेकिन गारंटी कहता हूं उसके बाद आपका केमिस्ट्री में वो सेशन से मिनिमम कह रहा हूं 6 से 7 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के सीधे आएंगे। मतलब अगर टोटल देख लो कितना क्वेश्चन आता है उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ उस एक सेशन से आने वाला है। तो उसके लिए इंतजार तब तक हम करेंगे और आप लोगों से भी उम्मीद है 10,000 चैनल कैसे होगा 10,000 सब्सक्राइबर। आप अपने जितने भी जेई एस्पिरेंट है उनके पास सभी ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो जल्दी से जल्दी चैनल पे आ सके। स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो में हम पूरा डिटेल तरीका से आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का लेंथ 1 घंटा 15-20 मिनट का होगा। आप 2x पे भी देख सकते हैं, 1.5x पे भी। हम हर एक क्वेश्चन को उतने ही डिटेल तरीका, अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पर हो केमिस्ट्री में तो भी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। इस तरीका से हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर रिएक्टिविटी इन NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आप मेरा ये जो सीरीज है जिसमें मैं PYQ का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो किए 22 जनवरी 23 जनवरी का दोनों शिफ्ट का पेपर देखे होगे, मैंने NAR के लिए 2 फैक्टर बताए थे। पहले हम कंपाउंड देख लेते हैं कौन कौन सा कंपाउंड है। पहला कह रहा है पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड कैसे बनता है मुन्ना देख लो। ये क्या है सर? ये बेंजीन रिंग है सर। ये क्या है सर? ये बेंजल्डिहाइड बन गया। ये होता है ऑर्थो, ये होता है मेटा, ये होता है पैरा। पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड यही बन गया। बिल्कुल सर, ये पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। उसके बाद बेंजल्डिहाइड लो बेंजल्डिहाइड मैंने बना दिया। मैं बोल तो रहा हूं एक बच्चा बिल्कुल जीरो लेवल पर है, आपको घबराने की बात नहीं है। ये सारे वीडियो को जरूर से देखिएगा। इस सीरीज में जितने वीडियो है आपके जनवरी अटेम्प्ट का पेपर से फायदा मिलेगा। खासकर ये वीडियो सॉल्यूशन आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है। पैरा टोल्विन एल्डिहाइड है। देखो ऑर्थो मेटा पैरा पे टोल्विन, टोल्विन क्या होता है? CH3 लगा हो और पैरा भी है। और यहां पर क्या है बेटा? बेंजल्डिहाइड है तो C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। लास्ट वाला क्या? एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन आपको पता होना चाहिए। एसिटोफिनोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O CH3 होता है एसिटोफिनोन। अगर यहां पर एक और बेंजीन रिंग होता तो इसको बोलते बेंजोफिनोन। अच्छा सर, ये चारों कंपाउंड तो दे दिया गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि NAR कहां होगा? NAR मैं अगर आपको कॉन्सेप्ट बताऊं ना मुन्ना, अगर आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं NAR के लिए, NAR कब होता है? NAR गुड कब होता है? तो उसके लिए 2 चीजें होना चाहिए बेटा। कार्बोनिल वाला जो ग्रुप है ना, समझा मेरी बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जो कार्बोनिल वाला ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, ये वाला कार्बो, तो इस कार्बोनिल ग्रुप पे मैं लिखता हूं कार्बन मतलब मोर पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला? मोर पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखना गलत होगा, मोर डेल पॉजिटिव। क्या बोल रहा हूं? मोर डेल पॉजिटिव चार्ज ऑन किस पे बेटा? कार्बन। कार्बन पे जितना डेल पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। अरे न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव चार्ज। अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो सर अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना है, न्यूक्लियोफाइल यानी निगेटिव चार्ज को अटैक करना है, तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो पहला बात। दूसरा बात, लेस एस्टेरिक हिंड्रेंस। लेस एस्टेरिक क्या होना चाहिए? हिंड्रेंस होना चाहिए। ये 2 बात मैं, आप अगर मेरा पुराना सेशन जो मैं बता रखा हूं अगर उसको देख के आए होगे, ये दोनों बात मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो अब देखो एस्टेरिक हिंड्रेंस वाला तो फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि इधर बेंजीनिंग इधर बेंजीनिंग। हमको बेसिकली चार्ज देखना है। यहां पर डेल पॉजिटिव, यहां पर डेल निगेटिव, यहां पर डेल पॉजिटिव, यहां पर डेल निगेटिव, यहां पर डेल पॉजिटिव, यहां पर डेल निगेटिव, यहां पर डेल पॉजिटिव, यहां पर डेल निगेटिव। अब एक बात समझो, मेरे लल्ला। सर अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे बात को ध्यान से समझना। NO2 क्या होता है? NO2 कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप।
ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जीओसी। बार बार कह रहा हूं, जीओसी में बोल चुका हूं, बेसिक पढ़ लेना। सर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा मुन्ना? बढ़ा देगा। अरे नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया। बिल्कुल सर। सर यहां पर कोई इफेक्ट ना 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 ना। यहां पर आओ सर, CH3 क्या है सर? सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करेगा सर? सर इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? यहां पर इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। ये पॉजिटिव चार्ज और दे रहा है तो, अरे यार ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो पॉजिटिव वाले को क्या करेगा? कम करेगा। अच्छा सर, ये क्या कर रहा है मुन्ना? ये तो डायरेक्टली दे रहा है, ये तो बगल में लगा रहा है, मतलब ये तो दूर से लगाएगा, प्लस H इफेक्ट लगाएगा और मतलब प्लस I लगाएगा। ये तो भैया बगल से दे रहा है, समझ रहे हो? तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगा, वेरी वेरी डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहां? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर मैं तुमसे पूछूं मुन्ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कार्बन सबसे ज्यादा कहां होगा? अगर मैं इसको बोल दूं 1 2 3 4 बोल दूं, इसको मैं बोल देता हूं मुन्ना एक सेकंड के लिए 1A, इसको बोल देता हूं B, इसको बोल देता हूं C, इसको बोल देता हूं D, तो तुम बोलोगे सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां हुआ सर? सबसे ज्यादा हुआ A पर। अच्छा सर, सर उसके बाद कहां हुआ सर? उसके बाद ये भी ये डिक्रीज करा, यहां पर कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद B पे। सर यहां पर बहुत ज्यादा डिक्रीज, यहां पर C, ऑर्डर ये हो गया। अच्छा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, अरे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, तो NAR रिएक्टिविटी, क्या बोल रहा हूं? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा मुन्ना? तुम बोलोगे सर जो ऑर्डर सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अरे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिखना गलत होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का तो ऑर्डर उल्टा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने डेल पॉजिटिव, क्या बोल रहा हूं? डेल पॉजिटिव ऑन कार्बन एटम, क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? ध्यान से समझो, डेल पॉजिटिव ऑन कार्बन। डेल पॉजिटिव, अगर डेल पॉजिटिव की बात करोगे तो सबसे ज्यादा किस पे होगा? A पे, और जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अरे नहीं समझ में आया। तो सर ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर यही हो जाएगा, सबसे पहले पारा टोल्यूइन, फिर उसके बाद B वाला, फिर उसके बाद C वाला, उसके बाद D। ABCD क्या है देख लो। अब आंसर क्या आ जाएगा? हमसे क्या पूछ रहा था? NAR का ऑर्डर क्या होगा? तो पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड सबसे ज्यादा होगा, कहीं दिख रहा है? उसके बाद बेंजल्डिहाइड, पैरा, आंसर सेकंड। चमका यार, पता है इतना ओपन कर दिया हूं ना, पहले मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर आना चाहिए, मैंने स्ट्रक्चर बनाना सिखाया। उसके बाद NAR गुड कब होता है? जब मोर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तुमने बोला बिल्कुल सर। मैंने बोला स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तभी भी अटैक करके आएगा। अरे बड़े बड़े ग्रुप जितना बॉडीगार्ड रखोगे घर के बगल में उतना कम चांसेज है कि, मतलब जितना बॉडीगार्ड रखोगे उतना तुम्हारा घर सेफ रहेगा, उतना कम चांसेज होगा अटैक का, समझ रहे हो? तो सर बड़े बड़े ग्रुप होगा तो मतलब हमारा क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल कम आ पाएगा, समझ रहे हो? और अगर छोटे छोटे ग्रुप होगा तो यानी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने पूरा अच्छी तरीका से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन बन गया होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, विच वन ऑफ द कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल? अगेन जीओसी, अगेन भैया जीओसी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अगर आप जीओसी नहीं पढ़े हो, मेरा नोट्स मैंने आपको दे रखा है टेलीग्राम पे, जरूर से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ मैंने पूरा नोट्स दे रखा है भैया, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे अगर नोट्स पूरा करके जाओगे तो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। सर कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर पॉजिटिव सिंगल डबल, रेजोनेंस यहां हो रहा है, रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, रेजोनेंस यहां भी हो रहा है। तो सर रेजोनेंस से तो बात नहीं बनी। अब आगे कुछ देखते हैं। सर रेजोनेंस होके क्या बनाएगा? सर ये डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, मैं बनाता हूं मुन्ना, देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। यहां पर पहले वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां पर क्या है सर? CH2, और देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, तो ये डबल यहां बॉन्ड यहां आ गया, और ये पॉजिटिव सर यहां पे चला गया। अरे नहीं समझ में आया, ये पॉजिटिव यहां पर चला गया, यहां पर क्या आ गया? CH2, इधर हो गया OCH3। समझ में आया? ये पहले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं यहां पर, तो ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव सिंगल डबल, तो डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है मुन्ना। उसके बाद यहां से फिर से प्लस, और प्लस के बगल में क्या आ गया मुन्ना? फ्लोरीन, और फ्लोरीन के पास कुछ दिख रहा होगा, मैंने क्या दिखाया? लोन पेयर। बहुत अच्छी बात है सर, कुछ आगे बता दो गुरुजी। मैंने बोला चलो ध्यान से देखो, मैंने बोला ध्यान से देखो, तीसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं? तो आप अगर ध्यान से देखोगे पॉजिटिव सिंगल डबल, तो फिर से क्या होगा? CH2, इधर आ गया सर डबल बॉन्ड, इधर सर क्या आ गया सर? सिंगल बॉन्ड, इधर आ गया सर O, इधर आ गया सर CH3, और सर यहां प्लस ये यहां पर आ गया। अच्छा सर, अगर मैं चौथे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो पॉजिटिव सिंगल डबल, यानी सर CH2 यहां डबल बॉन्ड, उसके बाद सर यहां पर सिंगल बॉन्ड, इधर O, इधर सर क्या? C डबल बॉन्ड O, इधर CH3। अच्छा, अगर मैं इतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया और अगर आपको यह समझ में आया, अब इसके बाद हम
यहां तो पहला रेजोनेंस तो सब में हुआ, इसके बाद देखो पॉजिटिव कार्बोकेटायन जहां पे गया, देखो पॉजिटिव, उसके बाद यहां पर क्या अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा से हाइड्रोजन, यहां इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, दो यहां पर एक यहां पे, तो अल्फा हाइड्रोजन, तीन अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर देखो भैया क्या है, अरे भैया गजब का रेजोनेंस, पॉजिटिव के बगल में लोन पेयर, अरे पी पाई रेजोनेंस, अरे नहीं चमका सर, पॉजिटिव के बगल में लोन पेयर, ये झट से अपना लोन पेयर देगा, और इसके बाद जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ना वो कमाल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा होगा, CH2 डबल बॉन्ड, और यहां पर देखो CH, यहां पर क्या बन जाएगा मुन्ना ये, और इधर डबल बॉन्ड, और इधर आ जाएगा डबल, मतलब फ्लोरीन के ऊपर प्लस, बट यहां पर कंप्लीट ऑक्टेट हो गया, बट फ्लोरीन के ऊपर प्लस गया। अगला देखो यहां पर सर जैसे ही रेजोनेंस कंप्लीट होगा, तो रेजोनेंस कंप्लीट होने के बाद इस स्ट्रक्चर को मैं ऊपर बनाऊं, इस स्ट्रक्चर को मैं यहां बनाता हूं, देखो ये हो गया CH2, ध्यान से समझना, इधर हो गया डबल बॉन्ड, इधर हो गया पॉजिटिव। अब देखो जैसे इसने, अरे इसके पास भी तो लोन पेयर है, जैसे ऑक्सीजन लोन पेयर दिया, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया, इधर OCH3, अरे नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया। अच्छा देखो क्या फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी FONCl, फोन करो FONCl, अरे याद होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सर फ्लोरीन भले ही अपना लोन पेयर दे दिया, लेकिन मजबूरी में दिया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इतना आसानी से नहीं देगा। सर ऑक्सीजन भी आसानी से नहीं देगा, बट ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण भैया ये तो अपना इलेक्ट्रॉन देके और भैया डबल बॉन्ड यहां पर बना लेगा। अरे हाँ या ना, कंप्लीट ऑक्टेट मोस्ट स्टेबल। सर यहां पर भी हो रहा होगा, लेकिन बेटा ये वाला ध्यान से समझो, अरे इधर देखो ये वाला जो बेटा लोन पेयर है ना, ये इधर कंजुगेशन में होगा, तो ऑलरेडी क्रॉस कंजुगेशन होगा, तो सर ये कम अपना लोन पेयर दे पाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा मुन्ना, अगर आपसे कोई पूछेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा यही थर्ड वाला। आंसर कहीं दिख रहा है, बिल्कुल 3। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये उल्टा अपना इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है, तो पॉजिटिव को और कम करेगा, तो इसकी वजह से भी ये स्टेबल है। तो बहुत क्लासिकल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, जीओसी में कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का कोई बच्चा करके गया होगा, कर जाएगा, होपफुली आप समझ गए होगे। यहां पर भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी होगा, बट यहां पर क्रॉस कंजुगेशन के कारण सर कम ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यहां पर सर सुपर डुपर होगा, क्योंकि CH3 और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा मुन्ना रेजोनेंस के साथ साथ। सर फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सर ये क्यों ही अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ऑक्सीजन की तुलना में, समझ में आया। ऑर्डर पूछता सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, फिर सबसे कम ये वाला, समझ में आया। यहां तो कोई रेजोनेंस ही नहीं आता, तो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल था। अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन में आपसे डिटेल डिस्कस कर रहा हूं, ताकि अगर अप्रैल अटेम्प्ट में कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे एक भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आया तो मिस ना हो। और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट चल रहा है ये सब। अमन हैज बीन आस्क्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल, बहुत अच्छी बात है। अमन को पता नहीं क्या भूत चढ़ा भैया, उसने एक मॉलिक्यूल बनाना स्टार्ट किया, और मॉलिक्यूल भी शानदार मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है। कौन सा मॉलिक्यूल बनाया है, ये कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है मुन्ना, इसने ऐसा कुछ मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है जी। अब कह रहा है अमन के साथ क्या दिक्कत हुआ था, ही थॉट, उसने सोचा प्रिपेयरिंग द मॉलिक्यूल यूजिंग एन एल्डोल कंडेंसेशन, बोला इसको बनाएंगे, क्या बोला, इसको बनाएंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी बनाएंगे। तो बोला कैसे बनाओगे, बोला इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे कौन सा रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सा रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। बोला अच्छी बात है, इसके लिए उसने यूज किया एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सा रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और एल्डोल और केनिजारो में चीख चीख के कह रहा हूं, अगर आप नहीं पढ़े हो एल्डोल केनिजारो का मैकेनिज्म जरूर से कच के जाना, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोनिल कंपाउंड में। अब देखो कह रहा है ही फाउंड अ फ्यू साइक्लिक एल्कीन इन हिज लैबोरेटरी, ही थॉट ऑफ परफॉर्मिंग ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, पिछला 2023-2022, अरे मतलब 2023-2022 कह रहा हूं, 22 जनवरी 23 जनवरी के शिफ्ट के पेपर में जो बच्चा देखा होगा ओजोनोलाइसिस का बहुत शानदार क्वेश्चन था। कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के जाना अगर तुम ये सीरीज कंप्लीट कर रहे हो, सर आई एम कंप्लीटिंग दिस सीरीज। अगर ये सीरीज कंप्लीट कर रहे हो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आई विल डेफिनेटली कंप्लीट ईच एंड एवरी वीडियो। अगर आप वाकई चाहते हो, तुम्हारा IIT का कसम कि तुम इस सीरीज के हर एक वीडियो को अगर देख के नहीं जाओगे तुम्हारा नुकसान होगा मेरे भाई। मैं बहुत सोच के नहीं, बहुत मतलब कायदे से बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना मेहनत से और किस तरीका से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखो कह रहा है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन डाइकार्बोनिल कंपाउंड था, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि इन चारों में से प्रिडिक्ट करो कि कौन सा एल्कीन से उसने पूरा मैकेनिज्म करके और हमको ये बनाया। अब देखो मुन्ना, एक बच्चा बोलेगा सर कुछ मत करो, इस एल्कीन को यहां पर डबल बॉन्ड करो, यहां पर डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। अरे नहीं समझ में आया सर, ये डबल बॉन्ड टूटेगा यहां पर ओ आएगा, सर यहां पर डबल बॉन्ड टूटेगा यहां पर ओ आएगा, सर यहां पर डबल बॉन्ड टूटेगा यहां पर ओ आएगा, सर यहां पर डबल बॉन्ड टूटेगा यहां पर ओ आएगा। ओजोनोलाइसिस के बाद ये होगा। अब इनमें से कौन सा ओजोनोलाइसिस ले, तो सर आप क्या करके एक एक करके देखोगे। देखो यार ये तो पता चल रहा है 6 कार्बन तो 6 कार्बन, हमको 5 कार्बन का एल्कीन चाहिए, तो पहले
एक चैन कम हो। देखो सोचना कैसे स्टार्ट करते हैं, तुमको प्रोडक्ट बनाना है, उसमें 5 का चैन है। अगर मान लो ये CH2CH3 हो, फिर ये अटैक करेगा तो 6 का ही कार्बन रहेगा। ये अटैक करेगा तो देखो यहां ये किस पे अटैक कर सकता है, ये इस पे अटैक कर सकता है, यहां पर भी चैन नहीं बन रहा है। हालांकि मैं क्वेश्चन सॉल्व भी करके आया हूं तो भी मुझे आइडिया लगा। अगर मैं इसको लूं, अगर ये वाला कंपाउंड लूं, कौन सा वाला कंपाउंड, देखना जो 4th ऑप्शन में दिया है, देखो कैसे होगा। मैं मैकेनिज्म आपको समझा देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हो क्या हो रहा है, हो कैसे रहा है। जैसे इसको आपने क्या किया मुन्ना, जैसे इसको आपने क्या किया, ओजोनोलाइसिस किया, तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, O3 प्रेजेंस ऑफ, मान के चलता हूं नहीं दिया होता है तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हैं। तो ये क्या बना लेगा, ध्यान से समझो मुन्ना, इधर इधर नजर बोर्ड की तरफ, नजर बोर्ड की तरफ, ध्यान से समझना। अरे मेरी बातों को ध्यान से समझना। इधर आ गया O, इधर आ गया मुन्ना O, और इधर ध्यान से समझो, इधर आ गया डबल बॉन्ड O। समझ में आया? अच्छा सर ये कंपाउंड आपने बनाया कब, ओजोनोलाइसिस के बाद। अरे डबल बॉन्ड को तोड़ो, ओ लगाओ, ओजोनोलाइसिस में यही होता है। ठीक है सर, अगर इतना तुम्हें समझ में आ गया मुन्ना, अब आप क्या करो, अब स्टार्ट करो क्या सर, बेस लेते हैं। क्या लेते हैं मुन्ना, बेस लेते हैं, OH माइनस O। अरे एल्डोल कराने के लिए, एल्डोल क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को चुराएगा। किसको चुराएगा, एसिडिक हाइड्रोजन। और अटैक कहां करता है, जहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो। अरे याद आया होगा, NaR के लिए सबसे पहला क्वेश्चन, एल्डोल का जो रिएक्शन होता है वो NaR टाइप का होता है, तो सर बेस निकलेगा। अब देखो एसिडिक H सर यहां पर भी है, सर एसिडिक H यहां पर भी है, तो कौन सा H हटाए। अब एक समझदार बच्चा आएगा, बोलेगा सर यहां पर ना सर थोड़ा ज्यादा क्राउडिंग लग रहा है, तो सर यहां के H हटाइए, यहां पर अटैक कराइए। अरे नहीं समझ में आया, दिमाग, मैं यहां के H हटा के भी यहां पर अटैक करा सकता हूं, यहां के H हटा के भी, और दोनों से प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे, दोनों से प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे, क्योंकि कंडेंसेशन के बाद जब वाटर निकालेंगे तो फिर चीजें अलग हो रहा होगा। सर समझ में नहीं आया, मैंने बोला ध्यान से समझो। सर अगर मैं इसके H को हटाता हूं तो यहां पर निगेटिव आएगा, और ये निगेटिव कहां पे अटैक कर देगा, यहां पे अटैक कर देगा। समझ में आया? जैसे अटैक करेगा, ध्यान से समझो, चैन कितने का बन जाएगा, 1 2 3 4। अरे समझ में आया, अरे समझ में नहीं आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अटैक, अच्छा अरे सॉरी, एक सेकंड, ये यहां कार्बोनिल पे अटैक करेगा ना मुन्ना, तो चैन कितने का बनेगा, 1 2 3 4 5, ये 5 का चैन बन गया। और 5 का चैन बनने के बाद देखो ये CO ये वाला जो कार्बन है COCH3 बाहर चला गया। तो मैं जरा एक सेकंड बनाता हूं 5 का चैन, ध्यान, नजरे बोर्ड की तरफ, मैं फिर कह रहा हूं नजरे बोर्ड की तरफ होना चाहिए मुन्ना, ध्यान से, नजरे बोर्ड की तरफ होना चाहिए। 5 कार्बन का मैंने चैन बना दिया, और गौर से देखो जहां पर अटैक हुआ है यहां पर क्या है, C डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड O अब ओपन हो जाएगा, यहां पर O माइनस आएगा, और यहां पर सॉल्यूशन में अरे एसिडिक, अरे यार वाटर कैच होगा ना, तो यार यहां पर H चुरा लेगा, और इधर क्या बन गया, बगल वाला कार्बन। देखो ये कार्बन है, इस कार्बन जहां पर अटैक किया है इस वाले कार्बन से क्या जुड़ गया मुन्ना, ध्यान से देखना, इस वाले कार्बन से जुड़ गया। अगर आप बहुत गौर से देखोगे, कायदे से देखोगे, तो इधर वाले कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, इधर वाले कार्बन पे क्या जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O CH3। किस किस को ये समझ में आया, मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 का ये रिंग बना दिया, और ये बॉन्ड जैसे खुलेगा, अरे यार ये बॉन्ड खुलेगा ना तभी तो यहां पर ये अटैक कर पाएगा, तो यहां पर निगेटिव आएगा, और निगेटिव के पास मैंने हाइड्रोजन डाल दिया, और जहां पर 1 वाला कार्बन है, जहां पर 1 वाला कार्बन है उससे ही जुड़ा होगा C डबल बॉन्ड O CH3 मैंने लिखा। अच्छा सर अब यहां पर क्या होगा सर, कंडेंसेशन होगा, यहां पर क्या होगा, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्या होता है बेटा, वाटर बाहर निकलता है, और क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अरे यही तो बनता है, यही तो सर यहां पर, यहां से OH हटेगा, और H कहां से हटेगा, H कहां से हटेगा, ध्यान से अगर आप समझोगे मुन्ना, H उधर से ही हटेगा जिधर पे हमारा, देखो इसके पास गौर से देखो एक H है, अरे समझ में आ रहा है, ये H एसिडिक H है, तो यहां से पानी, अरे यार यहां से पानी कैसे बाहर जाएगा, यहां से H और यहां से OH, तो जैसे जाएगा पानी यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड आने के बाद ध्यान से देखो मुन्ना, कुछ कंपाउंड इस तरीका से बना लेगा, तो इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा सर C, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और इधर CH3। समझ में आया, क्या यही कंपाउंड है यहां पर, देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ सर COCH3, आपको इसीलिए नहीं दिख रहा होगा, इसको पलट के लिख दो, अरे ऐसे लिख दो चाहे आप, अरे मुन्ना घबराने की कोई बात नहीं है जब शशि सर आपके पास है, इधर ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बोथ आर सेम, दोनों के दोनों सेम है। समझ में आया, तो बेसिकली यही 4th वाला ऐसा कंपाउंड है। पहले आपने क्या किया, ओजोनोलाइसिस जैसे कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद आपने क्या किया, एल्डोल जैसे कंप्लीट हुआ, फिर एल्डोल कंडेंसेशन, वाटर बाहर निकाला, तो अपना प्रोडक्ट आंसर मिल गया, 4th इज आवर राइट ऑप्शन। और
प्रैक्टिस के लिए आप जरूर से फर्स्ट सेकंड थर्ड भी कर सकते हैं, जिसके बाद आपको ये कंपाउंड देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आया? मैं सॉल्व करके आता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैं आपको कायदे से कैसे बढ़िया तरीका से समझा सकता हूं, उसके लिए मैं भी आपको साथ मेहनत करता हूं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, 1 मोल ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अच्छा कह रहा है ऑक्टाहाइड्रल है, क्या बात है सर, ऑक्टाहाइड्रल है मतलब सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब 6 लिगेंड इससे जुड़ा होगा, ठीक है। गिव्स 3 मोल ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, कह रहा है 3 मोल आयन दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, देख लेते हैं मुन्ना। कह रहा है CONH3 होल 5 Cl3, ये कंपाउंड जो है ना मुन्ना, इसका 1 मोल, जब इसका 1 मोल लेते हैं ना तो आप समझो ये क्या करता है, ये जब इसको वाटर में डालते हो, जब इसको वाटर में डालते हो H2O में, तो ये क्या बोलता है 3 मोल आयन दे रहा है, ठीक है, 3 मोल आयन दे रहा है, ठीक है मुन्ना। पहला इंफॉर्मेशन बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात। दूसरा इंफॉर्मेशन कह रहा है 1 मोल ऑफ सेम कॉम्प्लेक्स व्हेन एक्सेस ऑफ AgNO3, क्या बात है सर। दूसरा देख लेते हैं, CONH3 होल 5 Cl3, जब इसको AgNO3 कितना में लिया मुन्ना, एक्सिस में, जब इससे पास कराया तो देखो गौर से क्या कह रहा है 2 मोल ऑफ AgCl देता है, तो AgCl का 2 मोल दिया। AgCl का 2 मोल कब बनेगा, AgCl का 2 मोल क्या बनाया, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनाया। अब देखो अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है तो इस दोनों इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम एक चीज लिखें, अगर कोई दुख दर्द ना हो सर, यहां पर अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 एंटिटी होता है, एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर वाला पार्ट, एक होता है बाहर वाला पार्ट, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी जो बात कर रहा हूं। तो अगर मैं तुमको बोलूं CONH3 मुन्ना मेरे, देखो अगर 2 Cl बाहर होगा तभी वो तो, अरे ये तो एक्सिस में था मुन्ना मेरे, ये तो एक्सिस में था, और अगर 2 ही AgCl बना रहा है इसका मतलब 2 ही Cl बाहर में है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब 5 ये अंदर है, अरे 5 अमोनिया, समझ रहे हो, और 1 क्लोराइड आयन अंदर है, और 2 हमारा जो हमारा क्लोरीन है वो बाहर है। उससे अगर सर ये वाला, अगर सर मैं ये वाला कंपाउंड को गौर से देखूं, प्यार से देखूं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे अरे सर क्या हो गया यहां पर कुछ और नहीं हुआ मुन्ना, ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको मैं ढूंढ रहा हूं ये कुछ वही है। अगर इसको डिसोसिएट करो किसमें मुन्ना, वाटर में, अगर इसको आप वाटर में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोबाल्ट, इधर हो जाएगा NH3, इधर हो जाएगा सर 5, इधर हो जाएगा Cl प्लस सर 2Cl माइनस। तो सर वाटर में ये सर 3 आयन भी दे रहा है, और सर ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, और सर ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या आ जाएगा, CONH3 होल 5 Cl और बाहर में 2 Cl2। समझ में आया? अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन ना। ऐसे क्वेश्चन किस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, आप टॉपिक का नाम बताओगे, ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, टॉपिक, ठीक है गरीबों, कमेंट्स में बताना ये किस टॉपिक के क्वेश्चन है। अच्छा गरीबों कहते हो तो बुरा मत मानना यार, ज्ञान के मामले में तुम गरीबों, IIT एडवांस में रैंक लाओ फिर तुम अमीर कहलाओगे। पैसे के मामले में तुम्हारे माता पिता बहुत अमीर है यार, तुम टेंशन मत लो, लेकिन हाँ ज्ञान के मामले में तुम अभी मेहनत करना है, तुम्हें अभी एग्जामिनेशन का टाइम है भैया, बच के रहना, ठीक है, मेहनत करना है जी जान लगा के, लास्ट के 10 दिन एंजॉय नहीं करना है, समझ रहे हो। अगर इतना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अरे बहुत मजेदार क्वेश्चन था यार। टॉपिक बताना कौन सा टॉपिक का ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कमेंट्स में उम्मीद करते हैं जितने बच्चे इस वीडियो को देखेंगे सारे तुरंत वीडियो को रोको और तुरंत आंसर लिखो कमेंट में। अगला क्वेश्चन, लेट अस कंसीडर एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। वाओ, इंडोथर्मिक मतलब क्या होगा, डेल्टा H ग्रेटर देन 0। ये किसके लिए होता है मुन्ना, इंडोथर्मिक रिएक्शन, हाँ या ना, बिल्कुल सर, इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बात दे दिया, विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या बात है सर, क्या बात है। हाउएवर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर मैं एक बात बोलूं, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, ये फॉर्मूला कितने बार आया है यार, हर एक शिफ्ट में आया है। डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S होगा ना, टी डेल्टा S होगा ना, ये किसके बराबर होता है, डेल्टा G। और डेल्टा जी अगर मान लो, डेल्टा जी मेरे मुन्ना अगर मान लो, डेल्टा जी अगर मेरे मुन्ना, आपको बता देता हूं कॉन्सेप्ट, डेल्टा जी अगर निगेटिव होता है तो रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस, समझ रहे हो, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो जाता है तो रिएक्शन होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। ये किस किस को बातें पता है, ये किस किस को बातें पता है कि डेल्टा जी वो फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अच्छी बात है सर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखो अगर तुम फ्रीजिंग पॉइंट एट 0 डिग्री सेल्सियस मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर,
अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे बोल दो, फ्रीजिंग पॉइंट किसका बेटा, वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर पे बोल दो, ये कह रहा है कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब डेल्टा जी क्या आ रहा है मुन्ना, पॉजिटिव आ रहा है, कब, 0 डिग्री पे, मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा सर एक बात बता मेरे भाई, एक बात बता मेरे भाई, तेरे को क्वेश्चन में दे रखा है डेल्टा जी ऑलरेडी पॉजिटिव है, और अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। अरे कोई छोटा पॉजिटिव वैल्यू में से बहुत बड़ा निगेटिव वैल्यू माइनस करोगे तो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव होगा। तुमने बोला हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो मतलब सर अगर टेम्परेचर कम होगा, लो टेम्परेचर पर निगेटिव वाली वैल्यू छोटा होगा, इसीलिए डेल्टा एच भले ही पॉजिटिव है, निगेटिव वाली वैल्यू छोटा है, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि पहला केस है। बट ध्यान से समझो, बट एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 मतलब गौर से देखो, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, किसका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, किसका है मुन्ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, पीटी लिख रहा हूं, ठीक है, घबराना मत सर, ये पीटी क्या आ गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, यहां पर क्या आ रहा है, डेल्टा जी हमको क्वेश्चन में दे रहा है निगेटिव, मतलब समझो कि सर जैसे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो ये टी डेल्टा एस की डाटा है ना, टी और डेल्टा एस मतलब इंट्रोपी, तो डेल्टा एस का जो भी डाटा है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होने से ओवरऑल जो ये टी डेल्टा एस वाला वैल्यू है, ये डाटा लार्ज निगेटिव हो गया, तो लेस पॉजिटिव माइनस लार्ज निगेटिव, ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया मुन्ना, निगेटिव, यानी रिएक्शन हो गया स्पॉन्टेनियस। तो हमसे पूछ क्या रहा है, अब ये हमको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा था, इसके बेसिस पे हमें कुछ आंसर देना है। क्या देना है, देखो सबसे पहले कह रहा है डेल्टा एच तो पॉजिटिव इंडोथर्मिक, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्शन वैसे ही कट गया, ठीक है, डेल्टा एच, वो डेल्टा एच पॉजिटिव, अभी देख लेता हूं। अच्छा अगर मुन्ना डेल्टा एस निगेटिव हो गया, सोचो अगर डेल्टा एस को तुम निगेटिव करते हो तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा एस को तो हर एक हालत में पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। किस किस को समझ में आया, टेम्परेचर अगर मान लो लो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिसाइडिंग फैक्टर है स्पॉन्टेनिटी का, बट अगर डेल्टा एस अगर मुन्ना निगेटिव हो जाएगा तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। अरे नहीं चमक रहा है गरीबों, इतना आसान बता रहा हूं, तू सोच अगर डेल्टा एस निगेटिव कर दिया तो टी इंटू डेल्टा, टेम्परेचर तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो अगर सर डेल्टा एस को पॉजिटिव रखेंगे तभी टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तभी ये माइनस से निगेटिव होकर बड़ा निगेटिव बनाएगा। मतलब सर अगर हमको रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बताना है इस दोनों बेसिस पे, मतलब डेल्टा एस तो पॉजिटिव है ही, सर डेल्टा एस को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसलिए लो टेम्परेचर पर लेस पॉजिटिव माइनस लेस निगेटिव, तो सर ओवरऑल क्या था, पॉजिटिव था, बट लेस पॉजिटिव माइनस लार्ज निगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। चमका भैया, स्पॉन्टेनिटी ऑफ कंडीशन आप कुछ मत पढ़ के जाना, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, स्पॉन्टेनिटी वाला क्वेश्चन पता नहीं अलग ही प्यार होता है भाई, वो सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये जो वीडियो है ना जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, आप देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा। 2022 में भी आया है, 2023 में भी आया है, 2022-23 बोला हूं, 22 जनवरी को आया है, 23 जनवरी को आया है, और आज भी आया है, तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, केएसपी फॉर द सीआर, बहुत देखो यार केएसपी वाला आप देखोगे बफर सॉल्यूशन से पूछ नहीं रहा है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से पूछ नहीं रहा है, हर एक शिफ्ट में केएसपी से पूछ रहा है, तो आप पढ़ के जाओ ना, इसीलिए कह रहा हूं आप चैनल पे बने रहोगे तो आपका बहुत फायदा होने वाला है आगे आने वाले दिनों में। CrOH होल थराइस है, ये कैसे ब्रेक हो रहा है देखो ध्यान से, ये ब्रेक होगा Cr3 प्लस प्लस सर 3OH माइनस, समझ रहे हो मुन्ना। अच्छा अगर मैं तुमको बोल दूं सॉल्बिलिटी इसका ऐसा, इसका क्या हो जाएगा, 3s हो जाएगा, तो केएसपी क्या होता है मैं आपको पहले भी बता रखा हूं, क्रोमियम +3 में है मुन्ना, और ऑक्सीजन कितना में है, OH कितना में है मुन्ना, -3, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पावर 3, तो केएसपी का डाटा दे रखा है 1.6 × 10⁻³ हालांकि अगर आप देखोगे केएसपी की वैल्यू हमको कितना दे रखा है, 1.6 × 10⁻³ बहुत छोटा वैल्यू दे रखा है, तो OH जो हमारा वाटर से आएगा, कॉमन आयन इफेक्ट वो भी लगाएगा, बट जेई मेन लेवल पे इस क्वेश्चन में आप कंसीडर नहीं करोगे, एडवांस में अगर आएगा तो वो मेंशन कर देगा कि कंसीडर द OH कंसंट्रेशन फ्रॉम द वाटर, समझ रहे हो, तो घबराना मत। इसका सर सॉल्युबिलिटी S है, इसका सॉल्युबिलिटी S की पावर 3 है। अच्छा सर यहां पर कितना आ जाएगा, 3s की पावर 3 है ना मुन्ना, 3s की पावर 3 है, तो यहां पर S क्या आ जाएगा, 27, S की पावर 4 = 1.6 × 10⁻³ तो सॉल्युबिलिटी क्या आ जाएगा मुन्ना, ध्यान से देखो, ये पावर 4 नीचे चला जाएगा, पहले 27 को नीचे ले जाओ, तो 27 को नीचे ले जाओ, यहां पावर क्या हो जाएगा 4, समझ रहे हो, इधर क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻³ डिवाइड बाय 27। कहीं ऐसा आंसर दिख रहा है, कहीं ऐसा आंसर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना सर, अरे कहीं ऐसा आंसर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा सर, क्या आंसर आ गया, 1.6 × 10⁻³ डिवाइड बाय 27। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन अच्छा कब होता, ये मजेदार क्वेश्चन कब होता, अगर मान लो OH आयन
क्योंकि हमारा गौर से देखो ना यार, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना दे रखा है 10⁻⁻30, बहुत छोटा डाटा है। तो कॉन्सेंट्रेशन जो वाटर मॉलिक्यूल्स OH आएगा वो भी डोमिनेट करेगा। तो वो अगर हमको लेना होता तब क्वेश्चन बहुत शानदार बन जाता, बट अभी तो क्वेश्चन बहुत ईजी था। अगला क्वेश्चन भैया, मैं फिर कह रहा हूं, जितने भी ऑर्गेनिक के रिएजेंट है मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, सारे ऑर्गेनिक का रिएजेंट तुमको याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो तुम क्वेश्चन कर ले जाओगे। देखो मुन्ना क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है सबसे पहले क्या कह रहा है हमको, CH3, ठीक है मुन्ना, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्वेश्चन में दे रखा है। इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो तुम, सबसे पहले देखो Hg2+, ठीक है मुन्ना, और H2SO4, खुसरोब रिएक्शन से बोलते हैं। अगर एल्कीन के साथ होता है तो इस रिएक्शन को खुसरोब रिएक्शन बोलते हैं। चलो ध्यान से देखो मुन्ना, बहुत ही कायदे से देखो, नजरे इधर ध्यान से होना चाहिए। आप क्या बनाओगे, एडिशन ऑफ वाटर होता है, आपको पता होगा, और वाटर जैसे ऐड होता है और ये बना लेता है CH3। अरे यार यहां जुड़ा OH, इधर जुड़ा H2, और मैंने क्या करा दिया फिर उसके बाद टॉटोमराइज। सर कैसे बनाया, इतना मैं डिटेल नहीं जाऊंगा मुन्ना, क्योंकि ऑलरेडी पेपर का लेंथ सॉल्व करने में 25 क्वेश्चन, आपको हर एक चीज समझा रहा हूं, बहुत लंबा चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये रिएक्शन जान गए होगे। अरे यहां जुड़ा होगा OH, यहां जुड़ा हुआ H, फिर टॉटोमराइज हो गया, ये बन गया। उसके बाद अगला क्या प्रोडक्ट है, इसके बाद क्या ले रहा है HCN, फिर से NAR, फिर से क्या करा रहा है मुन्ना, NAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या बनाएगा, ध्यान से समझो सर, CN- सर जहां के अटैक करेगा, CN- अटैक करेगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा C, इधर हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा CH3, इधर क्या हो गया मुन्ना CN, ठीक है मुन्ना। इसके बाद आप क्या करा रहे हो, तीसरा स्टेप में ध्यान से समझो क्या करा रहे हो। तीसरा स्टेप में आप करा रहे हो H2 प्रेजेंस ऑफ निकेल, अरे रिडक्शन, अरे रिडक्शन करा रहे हो। तो रिडक्शन में क्या होता है मुन्ना, ये हो जाएगा सर CH3, इधर हो जाएगा सर COH, इधर हो जाएगा सर CH3, और ये C ट्रिपल बॉन्ड, ये CH2, और इधर क्या बन गया, ये NH2। अरे यार साइनाइड रिड्यूस होकर सर CH2 NH2 में बदल देता है। तो फाइनल अपना आंसर यही आ गया। अब आपको कुछ नहीं देखना है। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर नंबरिंग करना है, IUPAC करना है, तो कर लो मुन्ना, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3। तो दूसरा पर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप, और मतलब ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट्स, दूसरा ये सब्स्टिट्यूएंट्स, समझ में आया। दूसरा कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाना चाहिए, पहले से मिथाइल जुड़ा होना चाहिए। तो देख लो, देख लो भैया, अगर गौर से देखोगे 1 2, अरे आप गौर से देखोगे इसको, देखो यहां पर 1 2 3, यही वाला हमारा आंसर आ गया, समझ रहे हो, 1 2 3। दूसरा पे हमारा OH भी है और दूसरा पे हमारा CH3, इसी चीज को लिखा हूं, दूसरा पे OH और दूसरा पे CH3, 1 से नेमिंग स्टार्ट होना चाहिए। आंसर क्या आ गया, आवर थर्ड विल बी आवर करेक्ट आंसर। मैं फिर कह रहा हूं, जितना ऑर्गेनिक का रिएजेंट मैं दिया हूं ना आपको टेलीग्राम पे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। भरोसा इसीलिए क्योंकि मैं आपको 2025 का हर एक पेपर सॉल्व करा के दिखा रहा हूं। जो चीजें बाहर आएगा मैं बताऊंगा ना, परेशान क्यों हो रहे हो भैया। ऑर्गेनिक का रिएजेंट आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन बन गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन, बट जिस बच्चों का रिएजेंट याद होगा उसके लिए। अगला क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम कैनोफोर, क्या बात है। मैंने 10 मिनट केमिस्ट्री लिया, उस पर 10 वीडियो पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, आप जाके देखना, मैंने बताया भी है वहां पर। अब कह रहा है MnO2 पायरोसाइटोल होता है, पायरलाइटोल होता है, पायरोसाइटोल, उससे क्या कह रहा है, इन्वॉल्व 2 स्टेप, विच फर्स्ट स्टेप रिएक्शन KOH और KNO3 तो प्रोड्यूस। अरे बाबा NCERT, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, NCERT पढ़ लो और इसके बाद कुछ नहीं, इसका एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो। कहीं क्वेश्चन DNA ब्लॉक के बाहर से नहीं आएंगे, लेकिन करो तो इतना NCERT नोट्स कर लेना भैया, क्योंकि कई बार आप चिल्लाते हो कि सर कौन सा नोट्स, जो मैंने नोट्स दिया है, बस इतना कर लो, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। अब देखो क्या रहा है, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम MnO2। अच्छा बात, आप पहला NCERT खोलोगे ना, वहीं पर दिया हुआ है रिएक्शन। MnO2 का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, इन्वॉल्व 2 स्टेप, 2 स्टेप होता है, इन विच द फर्स्ट स्टेप इज रिएक्शन ऑफ KOH, और इसके साथ क्या ले लेते हो, KNO3, ठीक है मुन्ना। तो ये सर क्या बनाता है, अरे यार ये, इसके जगह पे आप NCERT में O2 लिया है, इसके जगह पे O2 लिया है, इसके जगह पे क्या लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 भी ले सकते हो, KNO3 भी ले सकते हो, और भी कोई ले सकते हो, समझ रहे हो, बेस के प्रेजेंट में। तो ये क्या बनाता है मुन्ना, ये बना लेता है आपको K2MnO4, यही क्या हुआ, पोटेशियम परमैंगनेट, समझ रहे हो, पोटेशियम परमैंगनेट बना लिया। अच्छा सर, इसके साथ साथ क्या जाएगा, इसके साथ साथ जाता है भैया, यहां पर वाटर बनता है, और क्या जाता है, KNO2 बनता है, समझ रहे हो। तो ये कंप्लीट रिएक्शन आपको मेरे नोट्स में देखोगे ना यार, सब लिखा हुआ है। जो बच्चा पढ़ रहा है ना नोट्स से, उसको पता होगा, सारे चीज ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है। आपके NCERT में दिया है यार, गोली मारो इधर उधर की चीज, NCERT में दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा था कि प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम MnO2 इन्वॉल्व 2 स्टेप, विच फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, तो पहले बन गया पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है, बट अभी क्या बन गया, पोटेशियम मैग्नेट बना। ये क्या बना, पोटेशियम मैग्नेट। इससे फर्दर हमारा क्या बनता है, परमैंगनेट। कौन सा मीडियम में बता रखा हूं। तो आंसर क्या आ गया, आंसर विल बी आवर फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया, K2MnO4 बन गया, पोटेशियम मैग्नेट बन गया, फिर उससे क्या बन जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। समझ में आया, समझ में आया मुन्ना, जल्दी से बताओ। अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ेंगे, कोई डाउट,
कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या वाली बात? K2MnO4 बन जाएगा H2O KNO2, समझ में आया? चलो, एक कॉल था उसको कट कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्लियर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन में मूव करें भैया, एनसीईआरटी डी ब्लॉक करके जाना। फॉर द रिएक्शन N2O5, फिर से देखो केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत प्यारा क्वेश्चन आया, N2O5, ठीक है, गैसियस स्टेट में है मुन्ना, ये ब्रेक हो रहा है किसमें? 2 मोल NO2 गैसियस में प्लस हाफ मोल किसमें मुन्ना? O2 गैसियस में। अच्छी बात है सर। कह रहा है इन अ कांस्टेंट कंटेनर, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर में नो प्रोडक्ट विल बी इनिशियली प्रेजेंट एट T इक्वल टू 0। देखो मुन्ना कह रहा है एट इनिशियली T इक्वल टू 0 पे क्या था? अब मान ले फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम जब 50% हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो इसमें मान लेते हैं प्रेशर के टर्म में देखते हैं, मोल के टर्म में भी देख सकते हो, प्रेशर के टर्म में भी देख सकते हो, हम प्रेशर के टर्म में कर देते हैं, आसानी से आ जाएगा। मैंने पिछला क्वेश्चन में भी, अरे पिछला शिफ्ट 2023 का सेकंड शिफ्ट में भी बताया था, एक क्वेश्चन ऐसे आया था जिसको मैंने प्रेशर के टर्म में किया था, आप मोल के टर्म में भी करके आंसर ले सकते हो। अरे गरीब कितना बताया हूं। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? इनिशियली ये 0 0। अच्छा सर, एट T इक्वल टू 50%, मतलब T इक्वल टू T हाफ और 50% कंप्लीट, 50% कंप्लीट दोनों लिख देता हूं। T हाफ मतलब 50% जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होगा उस समय क्या हो जाएगा? तो देख ये 50% मतलब सर ये प्रेशर आधा हो चुका होगा। अरे रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जितना आगे बढ़ेगा उतना ही हमारा प्रेशर क्या होगा? कम होगा। यहां पर क्या हो जाएगा सर? इसका डबल। अरे यार यहाँ P0, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये P0। अरे P0 इतना कम हुआ तो इसका डबल, और यहां पर क्या हो जाएगा? इसका आधा, यानी P0/4। समझ में आया? तो ये क्या निकल गया? 50% पे हमारा ये कितना बच जाएगा बेटा? ये हो जाएगा P0/2। तो A इतना बचेगा, B के पास इतना, और ये कब? जब हमारा 50% कंसंट्रेट। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। अरे बाबा, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइनल प्रेशर क्या होगा? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर नहीं निकालोगे मुन्ना। अरे जब 50% हो गया है रिएक्शन, तो मैंने आपको तीनों जो हमारा रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट का अब हमारा प्रेशर आ चुका होगा। कितना सर? रिएक्टेंट में सर P0/2, सर यहां पर कितना? यहां पर P0, यहां पर कितना सर? P0/4। अरे क्लास सेकंड का मैथमेटिक्स पढ़े होगे मुन्ना, तो आप बोल दोगे सर ये कितना हो जाएगा? 7 P0/4। कैसे? अरे एलसीएम लो ना सर, यहां पर 2, यहां पर सर 4, यहां पर 1, 4 + 2 + 1 यानी आ गया 7। समझ में आया? मतलब सर इनिशियल प्रेशर का अगर मैं बात करूं तो 7/4 टाइम्स हो जाएगा। कौन सा प्रेशर? जब हमारा रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुका होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कोई भी चैप्टर छोड़ के जाने से अच्छा है कि उस चैप्टर का कम से कम बोर्ड लेवल का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको करके जाए। मेरा एग्जाम्पलर जरूर से देख के चले जाना, मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, बहुत डिटेल तरीका से मैंने करा रखा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फ्लोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लीड टू द फॉर्मेशन? ये किसका है? अगर आप एमओटी का थ्योरी पार्ट देखोगे, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें ओवरलैपिंग आपको सिखाया जाता है, मेरा नोट्स खोल के देखना, मेरा नोट्स खोल के देखना केमिकल बॉन्डिंग का। अगर ये क्वेश्चन डिट्टो नहीं मिला तो आप बताना कि सर क्या बोल रहे हो। अरे डिट्टो क्वेश्चन है मेरे नोट्स का, देख देख मेरे भाई, इस क्वेश्चन में क्या करना है तेरे को, इस क्वेश्चन में क्या करना है तेरे को। यहां पर दे रखा है, यहां पर दे रखा है, यहां पर दे रखा है, मैं आपको करके दिखाता हूं एक दो। हालांकि मैं इतना टाइम नहीं लेना चाहिए इस क्वेश्चन में, बट मैं फिर आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। देख क्या कह रहा है, 2pz और 2px। देखना मेरे भैया, 2px ये कौन सा एक्सिस है? ये जेड एक्सिस है, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस दिया है। तो तू सोच, अगर तेरा ये जेड एक्सिस है, बोर्ड जेड एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? अरे इधर देख मुन्ना, मैं कह रहा हूं, अगर तू मुन्ना इसको बोल रहा है जेड एक्सिस, अगर मेरे मुन्ना इसको तू बोल रहा है जेड एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा? अगर इसको तू बोल दिया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर तू सोच, ये हमारा क्या है? जेड एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया? वाई एक्सिस। तेरे को दिख रहा है ना, ये हमारा क्या हो गया? जेड एक्सिस, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। तो जो हमारा बोर्ड की तरफ घुस रहा, अरे तू समझ रहा है, ये हमारा एक्स जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के इसी की तरह ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया एक्स एक्सिस। अरे बोर्ड पे दो एक्सिस, ये जेड ये वाई, तो बोर्ड की तरफ क्या हो जाएगा? बोर्ड की तरफ हो जाएगा एक्स एक्सिस। अरे नहीं चमका गरीब, इतना तो 3D विजुलाइज कर। तो कह रहा है 2pz और 2px। अब x क्या होगा? अब x मान लो, इसको तुम x बोल दो एक सेकंड के लिए, समझने के लिए और आसान हो जाएगा। तो z y क्या हो जाएगा? y बोर्ड की तरफ अंदर जो जा रहा होगा। तो अब अगर मेरी बात को ध्यान से समझोगे तो यानी 2pz, z वाला तो यही एक्सिस है, ठीक है मुन्ना, और अगर y की बात करूं तो y ये वाला एक्सिस है। क्या ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है? देख ये बोलेगा सर ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। सर 2s एक बना लेते हैं मुन्ना, ध्यान से जल्दी से। ये क्या हो गया? ये हो गया 2s, ये क्या हो गया मुन्ना? ये हो गया 2s, ठीक है। इसका ओवरलैपिंग करा रहे हो 2px, x का है, x इधर की तरफ है। अरे अभी तो सिखाया हूं मुन्ना, x किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ। देखना मैं तुम्हें यहां करके भी लिखा हूं। तो ये भी ये एक्सिस पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है सर, ये भी गया। सर 3xyz। अब देख
मेरी बात, एक बात समझ भैया, डी एक्स वाई, तो अगर एक्स वाई, अगर एक्स, अरे जेड, यानी अंदर की तरफ होगा, बोर्ड के अंदर की तरफ होगा, ये ऐसी ऑर्बिटल होगा, अरे ये ऐसी ऑर्बिटल होगा बोर्ड के अंदर की तरफ, और डी एज, मतलब ये हमारा क्या है, नॉन एक्सियल, ये क्या है एक्सियल, तो नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल एन लिखता हूं, और ये क्या है एक्सियल, तो नॉन एक्सियल एक्सियल में तो वैसे ओवरलैप नहीं होगा। 2s और 2pz, जरा इसको देखते हैं मुन्ना, ये हो गया हमारा क्या 2s, ठीक है मुन्ना, इसको थोड़ा छोटा करके लिखता हूं इधर, इसके ये क्या हो गया 2s, ठीक है मुन्ना, और उसके बाद क्या है 2pz, अब देखना गौर से देखना, हाँ ये बना काम सर, ये बना काम, और यहां पर क्या होगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सिस, अरे यार ये जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस के जिस एक्सिस के अबाउट हमारा ओवरलैपिंग होता है तो इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सर पॉसिबल है, डी वाला। ई वाला देखते हैं, 2pz और जी जेड स्क्वायर, देख एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस प्लेन में बनाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस प्लेन में बनाएगा, ये जो प्लेन दिखा रहा हूं, और जेड बनाएगा हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस प्लेन में होगा, समझ रहा है, इस प्लेन के, ये बोर्ड तू समझ रहा है ना, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, और जेड होगा इसकी तरफ, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, 3D में विजुलाइज कर सकते हो, कर लेना, आपको मैं बताने की कोशिश किया हूं, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दूसरा प्लेन, अरे यार ये प्लेन ही चेंज हो गया, 2 डिफरेंट प्लेन, ये प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन, और ये प्लेन हमारा क्या हो गया मुन्ना, जेड प्लेन, तो भैया दो अलग ही प्लेन हो गया, तो ऑर्बिटर और ओवरलैपिंग है, तो ओनली हमारा डी वाला आंसर सही होगा, बाकी के कोई सही नहीं होगा। और ये सारे आप देखोगे ना मेरे नोट्स में, मैं एक्स वाई जेड सारे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेके सारा पॉसिबिलिटी करा रखा हूं, नोट्स का डिट्टो क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं, आप अभी नहीं देख रहे हो तो समझ में आ गया होगा कैसे मैं ओवरलैपिंग बता रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं जीरो ओवरलैपिंग, ये हमारा बिल्कुल सही ओवरलैपिंग है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें दो चीजें हैं, आपको इस क्वेश्चन में आपको 2 चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग में चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ मेरे मुन्ना आपको बेसिक नॉलेज ऑफ इक्विलिब्रियम का आना चाहिए, इक्विलिब्रियम, अगर ये 2 चैप्टर का नॉलेज अगर आप रखते हो बेसिक लेवल पे, इस क्वेश्चन को उखाड़ ले जाओगे, कोई बड़ी काम नहीं है। द सेंट्रल 3 हमारा कंपाउंड है, कौन कौन सा, मैं 3 कंपाउंड का इधर ही रहता है, H2O, देख मुन्ना, इधर है ऑक्सीजन, इधर है ऑक्सीजन, दूसरा कंपाउंड है NH3, इधर है नाइट्रोजन, इधर है हाइड्रोजन, इधर है हाइड्रोजन, ठीक है मुन्ना, तीसरा है हमारा CH4 यानी हमारा मीथेन, समझ में आया, अच्छा सर। अगर तेरे को बेटा बेसिक नॉलेज पता होगा, तू बोलेगा सर यहां पर सर इसके पास 2 लोन पेयर, अरे हाँ या ना मुन्ना, इसके पास सर 1 लोन पेयर, इसके पास 0 लोन पेयर, और जैसे जैसे VSPER थ्योरी क्या कहता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या कहता है कि सर जैसे लोन पेयर आएगा तो सर ये बॉन्ड एंगल छोटा होता चला जाएगा, सर ये बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा, सर ये बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा, तो इसमें कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, अरे समझ में आया। यहां पर कितना होता है सर 107 डिग्री के आसपास, सर यहां पर कितना होता है सर 104 डिग्री के आसपास। देखो आपको एक्यूरेट डाटा नहीं भी याद हो ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस ये समझो 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, सर जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ाएगा सर लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा बढ़ेगा, तो सर बॉन्ड एंगल, अरे अभी ये बॉन्ड एंगल है, ऊपर से लोन पेयर धक्का मारेगा ये हो जाएगा, और धक्का मारेगा ये हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल छोटा होता चला जाएगा। अब क्वेश्चन देख, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मुन्ना, तो देख लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, अरे 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो सारे sp3, सारे के सारे ऑल 3 स्ट्रक्चर आर sp3 हाइब्रिडाइज, किसी को हाइब्रिडाइज्ड समझ में आया। हाइब्रिडाइजेशन में उम्मीद करते हैं इतना तो मुन्ना समझ में आ ही गया होगा। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या होता है मुन्ना, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, समझ में आया। बस ये 2 चीजें आपको पता होता है तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हो, तो बिल्कुल सही बात है, पहला आंसर तो बिल्कुल सही है, मतलब पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। द HOH HNH HCN यानी बॉन्ड एंगल कह रहा है 104 107, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे बॉन्ड एंगल हमारा घटता चला जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ता चला जाता है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल, देख भाई इसका डायपोल क्या होगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो इसका डायपोल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका 1 लोन पेयर है, और देख यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में पोलैरिटी ज्यादा है, अरे मोर पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, मोर पोलर बॉन्ड, और जितना ज्यादा पोलैरिटी तो Q बराबर क्या होता है, अरे म्यू बराबर क्या होता है, डायपोल बराबर Q इंटू डी, तो D क्या होता है डिस्टेंस और Q क्या होता है चार्ज, जितना ज्यादा 2 के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो उतना ज्यादा मॉलिक्यूल पोलर होगा, तो बिल्कुल आंसर ये वाला भी हमारा सही है। CH4 का 0 होता है, OH मॉलिक्यूल में ज्यादा पोलरिटी है तो ज्यादा हमारा डायपोल होगा, NH3 में कम होगा, हाँ या ना। बोथ H2 एंड NH3 आर लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है, लुईस एसिड क्या होता है, लुईस एसिड क्या होता है, देखो लुईस एसिड वो होता है,
लुईस एसिड क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्टर। क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्टर। और लुईस बेस क्या होता है? लोन पेयर डोनेटिंग। ठीक है, अब कह रहा है कि ये दोनों लुईस एसिड की काम करेगा और CH4 लुईस बेस की तरह। ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों भैया? अरे H2O के पास खुद के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा ना, ये लुईस एसिड थोड़ी ना, ये हमारा ये और ये क्या करेगा? लुईस बेस की तरह काम करेगा। ये गलत लिखा हुआ है, ये लुईस बेस लुईस एसिड है ही नहीं। और सॉल्यूशन ऑफ NH3 इन NH4। अब देखो चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? डी वाला क्या कह रहा है? सॉल्यूशन ऑफ NH3, अमोनिया को तुम किस में डालो भैया? वाटर में डालो। किस में डालो? वाटर में डालो। तो वाटर में डालने के बाद होगा क्या? देख मेरे भाई, ये एक अपना लोन पेयर ले लेगा। अरे भैया इसके पास लोन पेयर था, डोनेट किया, NH4 प्लस बन गया, H प्लस इसको दे दिया और सॉल्यूशन में OH माइनस दे दिया। तो ये क्या काम किया है? गौर से देख मुन्ना, ये क्या काम किया? अपना लोन पेयर डोनेट किया है। ये लोन पेयर डोनेट किया, किसको डोनेट किया? तो ये क्या हो जाएगा? लुईस। क्या हो जाएगा? एब्सेट किया, डोनेट किया, डोनेट किया है तो डोनेट किया है तो ये क्या हो जाएगा? लुईस बेस। और ये एक्सेप्ट किया है तो ये क्या हो जाएगा? लुईस एसिड। समझ में आया? तो देखो ऑप्शन क्या कह रहा है? सॉल्यूशन NH3H2O एक्ट एज लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड। मतलब H प्लस क्या लिया है? लिया है, बिल्कुल एसिड है। और ये कह रहा है बेस, ये कह रहा है बेस, ये कह रहा है। उल्टा तो नहीं लिख दिया है? उल्टा तो नहीं लिख दिया है? बिल्कुल उल्टा लिखा है। NH3 क्या है था मुन्ना? लुईस बेस। ये क्या लिख रहा है? लुईस एसिड। समझ रहे हो? अरे उल्टा लिख रहा है, ये इसको लिखना चाहिए यहाँ बेस, यहाँ लिखना चाहिए एसिड। उल्टा लिख दिया तो बेटा ये भी गलत है। यानी आंसर आ गया A, B एंड C आर करेक्ट आवर ऑप्शन। समझ में आया? NH3 क्या कर रहा है? अपना लोन पेयर दे रहा है। अच्छा सर, लॉरी 3 कॉन्सेप्ट होता है, लुईस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट और आर्नियस कॉन्सेप्ट। तीनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। यहां पर H प्लस और OH, ये H प्लस अपना क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। और जब H प्लस एक्सेप्ट करता है तो इसको बोलते हैं लुईस बेस। और ये H प्लस क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है तो इसको बोलेंगे लुईस एसिड। ये उल्टा कह रहा था गरीब आदमी। समझ में आया? तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। 2 छोटे छोटे चैप्टर, मतलब छोटे छोटे चैप्टर बोलता हूं, केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम का अगर आप कोर कॉन्सेप्ट जानते होगे कि क्या होता है सर लुईस एसिड, क्या होता है आर्नियस एसिड, क्या होता है ब्रोंस्टेड एसिड, क्या होता है हमारा आर्नियस एसिड, तो आपको क्वेश्चन बन गया होगा। अगला क्वेश्चन, Which of the following statement are not correct about periodic table? अब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही आएगा? क्वेश्चन देखो मेरे मुन्ना क्या कह रहा है? द पीरियडिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट फंक्शन ऑफ एटम। ये देखो कौन बोला था? ये मेंडलीव बोला था। बट आज के डेट में अगर तुम बात करोगे मेरे से, आज के डेट में पीरियडिक प्रॉपर्टीज, कौन सा प्रॉपर्टी बोल रहा हूं? जो भी एलिमेंट होता है उसका जो पीरियडिक प्रॉपर्टी हो गया। पीरियडिक प्रॉपर्टी मतलब समझते हो? पीरियडिक प्रॉपर्टी मतलब समझते हो? अरे आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक एंड एंथैल्पी, मेटेलिक कैरेक्टर, नेचर ऑफ ऑक्साइड, वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करना पीरियडिक प्रॉपर्टीज DEPENDS डिपेंड्स ऑन किस पे करता है? एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। ये चीजें आपको पता है। अरे द पीरियडिसिटी ऑफ, रटते हो मेरे भाई, सब लोगों को लाइन याद होता है कि जो हमारा मोजले का पीरियडिक टेबल या लॉन्गफोर पीरियडिक टेबल बोल दो, वो किस पे बेस्ड होता है? एटॉमिक नंबर पे। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही बात है। कह रहा एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अरेंज इन सेम पीरियड। ना भैया गलत बात है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसका सेम होगा तो एक ग्रुप में रखा जाता है। अरे अल्कली मेटल NS सबके 1 होता है, NS1 होता है, सब में 1 ही मतलब ली ना कर रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, सबके बैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसका पीरियडिक प्रॉपर्टी भी सेम होता है। एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटी कन्फिगरेशन, अगर सिमिलर आउटी कन्फिगरेशन रखना है तो उसको सेम पीरियड में ना बाबा, उसको सेम ग्रुप में रखना चाहिए। तो ये गलत बात दे रखा था। ठीक है, एन एलिमेंट लोकेशन रिफ्लेक्ट द क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, सही बात है। अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसको एस लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सेल में जाता है। अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सेल में जाता है। अगर एफ ब्लॉक का एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सेल में। मतलब अगर उसका लोकेशन फाइंड करना है तो क्वांटम नंबर का जो लास्ट फील्ड ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है। तो बिल्कुल सही बात है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड इज सेम एज द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ना बाबा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ में आया? तो जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा सेम नहीं होगा, बोला क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। अरे नहीं समझ में आया, डबल होता तब ये आंसर सही हो जाता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। जितना हमारा एक पीरियड में हमारा एलिमेंट होगा वो डबल द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा। जैसे डी में 5 ऑर्बिटल है तो तुम डी में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हो? 10। अरे नहीं समझ में, ये तो मैंने ब्लॉक की बार, इसे पीरियड में समझाओगा तो पीरियड में भी जितना ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा डबल होना चाहिए। समझ में आ गया होगा? तो कौन सा आंसर सही हो गया? ए गलत है, बी और डी ओनली। कहीं लिखा हुआ है बी एंड डी, अरे आंसर ही नहीं है। अच्छा, नॉट ट्रू पूछ रहा है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ACE आंसर अपर 4th विल बी करेक्ट। चमक रहा है, मजा आ रहा है? बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बिल्कुल। गिवन बिलो
टू स्टेटमेंट, अच्छा बात है। ड्यूमास मेथड आर यूज्ड फॉर नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कह रहा है ड्यूमास मेथड, जेंडाल मेथड, ये किस पोर्शन का क्वेश्चन है? मैं चिल्ला चिल्ला के तुम लोगों को कह रहा हूं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला जो पार्ट है, जो जीओसी के लास्ट में एनसीईआरटी में दे रखा है, हालांकि इसका नोट्स भी मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दिया हूं, आप इसको जरूर से करके जाइएगा। आपके शिफ्ट में मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, जब आएगा और अगर नहीं करके जाओगे फिर बड़े पछताओगे मुन्ना, तो कर लेना। ड्यूमास मेथड आर यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होगे तो एनसीईआरटी में बिल्कुल सही बात है। ड्यूमास मेथड में हम लोग क्या करते हैं? नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए हम लोग करते हैं। दूसरा कह रहा है ड्यूमास मेथड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट, ना भैया कॉपर ऑक्साइड लेते हैं, अमोनियम सल्फेट नहीं लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। क्या बोला? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ? कॉपर ऑक्साइड के साथ। तो हमारा N2 गैस यहां पर लिबरेट होता है, यहां पर कोई भी हम H2SO4 और अमोनियम सल्फेट वगैरह यूज नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहां पर कॉपर ऑक्साइड लेते हैं। एनसीईआरटी में जाके पढ़ना, डिट्टो लाइन है, बस आपको एक बार पढ़ के मिनिमम स्किप मत करके जाना भैया। इसके न्यूमेरिकल भी आएंगे तो फॉर्मूला बेस आएंगे, और इसके कॉन्सेप्ट भी आते हैं तो डिट्टो एनसीईआरटी से आते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, आंसर फर्स्ट विल बी आवर करेक्ट आंसर। समझ में आया? एनसीईआरटी बेस बहुत इजी क्वेश्चन, बट वही कर पाएगा जिस बच्चों को पता होगा, एनसीईआरटी पढ़ के गया होगा। देखो मैं आपको एनसीईआरटी का थोड़ा प्रूफ लेके आया हूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कार्बोक्सिलेट ऑफ राइबोज, राइबोज का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी का डायग्राम में देखो दिया हुआ है, बीटा राइबोज आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। किसका है? एनसीईआरटी का डायग्राम। अब देखो कह रहा है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर मतलब तू समझता है? पेंटोज मतलब कितना कार्बन? 5 कार्बन, 5 कार्बन होना चाहिए। देख मुन्ना इस कार्बन में कितने कार्बन है, देख 1 2 3 4, मतलब पेंटोज शुगर मतलब 5 का शुगर है, दिख रहा है? अरे यार 5 कार्बन का शुगर है, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है। कह रहा है प्रेजेंट एज पाइरोनोस, देखो 2 होता है, 5 कार्बन का रिंग होता है ना, मैं आपको लिख देता हूं 5 मेंबर रिंग, कार्बन लिखने गलत होगा, 5 मेंबर रिंग जो होगा उसको बोलते हैं फ्यूरेनोस। क्या बोलते हैं? फ्यूरेनोस। मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बायोमोलिक्यूल का नहीं देखो, प्लीज 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 भैया, बाद में बड़ी पछताओगे, बार बार कह रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ लो, एग्जाम्पलर देख लो। और 6 मेंबर का रिंग होता है उसको बोलते हैं पाइरेनोज। समझ में आया? ये टर्म होता है यार, ये टर्म होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो 5 मेंबर का रिंग, इसको फ्यूरेनोज बोलना चाहिए। क्या रहा है? पाइरेनोज। बेटा ये बात तो गलत कह रहा है ना? बिल्कुल सर। डी कन्फिग्रेशन, राइबोज का जो प्रेजेंट होता है डीएनए में, ये जो क्लियर लिखा हुआ है डी कन्फिग्रेशन, और अल्फा और बी मतलब जो ये डी होता है ना, ये डी क्या बताता है? लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपको पढ़ा रखा है। अरे बाबा लग रहा है सब चीज फिर से बतवाओगे। इधर OH होता है, इधर CH2OH होता है, इधर CHO होता है, इधर H होता है। इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं मुन्ना? इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं मुन्ना? इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं मुन्ना? इसी कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं मुन्ना? डी कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या बोलते हैं? डी कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या बोलते हैं? डी कॉन्फ़िगरेशन। अरे CH2OH के राइट हैंड साइड में, अभी जहां से मैं लिख रहा हूं, राइट हैंड साइड में अगर हमारा OH हो, गौर से देखो ये किस साइड में है? तुम बोलोगे सर ये राइट हैंड साइड में है OH के, सर तो इसको बोलते हैं डी। अगर लेफ्ट हैंड साइड में होता तो बिल्कुल सही बात है, तुम देख सकते हो OH। यहां पर कैसे पता चलेगा? ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अगर लीनियर स्ट्रक्चर में देखो तो बिल्कुल लिखा भी गया है यहां पर, बिल्कुल सर इसका क्या? डी कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है। और रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? एक कार्बन से अगर OR ग्रुप हो और उसी से OH ग्रुप हो तो इसको क्या बोलते हैं? इसको रिड्यूसिंग शुगर। अरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख लोगे समझ में आ जाएगा। तो देखो गौर से देखो, इसी कार्बन से हमारा क्या जुड़ा हुआ है? OR। इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, अरे यार नहीं समझ में आया, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है OH और इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है OR। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? एक रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा, व्हेन फ्री स्ट्रक्चर में होता है। तो अभी साइक्लिक में अभी नहीं है, साइक्लिक में होगा तो OR और OH जुड़ा होता है। अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म, देखो ये क्या लिखा? बीटा न्यूमेरिक, तो अल्फा न्यूमेरिक नहीं, यानी हमसे क्या पूछ रहा था? ACD विल बी करेक्ट आंसर। कहीं दिखा हुआ है ACD, बिल्कुल आंसर 4 भी समझ में आया। तो मैं फिर कह रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके चले जाइएगा, बायोमोलिक्यूल और रीड करके अगर एक बार चले जाइएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा मेंस लेवल पे। एक क्वेश्चन और देखो, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ना सॉल्यूशन में एक ही ये डायग्राम दिया हुआ है, किसका? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एक दूसरा ग्राफ दिया हुआ है। देखो आप डिट्टो उठा के पूछ डाला, कुछ चेंज नहीं। एक किसका ग्राफ है? दिख रहा होगा, एनसीईआरटी का ग्राफ है मुन्ना। देखो क्या कह रहा है? कंसीडर द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एज द टेम्परेचर, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो कब हमारा फ्रीज, कोई मॉलिक्यूल कब फ्रीज होता है?
कोई हमारा लिक्विड कब फ्रीज होता है, तो तुम बोलोगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, अगर सर हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या होना स्टार्ट कर देगा सर, वो हमारा फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगा उस कंडीशन में। समझ में आया? तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा, पहली बात तो वेपर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा सर एक चीज और पता है, अगर मैं पूछूं प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होता है, तो तुम बोलोगे सर प्योर सॉल्वेंट, क्या बोलोगे, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, आप बताइए मेरी बात से एग्री करोगे, जरूर ज्यादा होता है वेपर प्रेशर ऑफ किसका, सॉल्यूशन के मुकाबले। अरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट आने से क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये दो डाटा के हिसाब से ये ग्राफ बना सकते हो। देखो आप अगर आपको मतलब वो कराना है इसको, मतलब आपको क्या कराना है मुन्ना, आपको इसको अगर वेपर प्रेशर यहां पर गौर से देखोगे, फ्रीजिंग तब हो रहा है जब वेपर प्रेशर ऑफ जो हमारा, ये गौर से देखो इस कंडीशन में हमारा वेपर प्रेशर ऑफ जो लिक्विड है और वेपर प्रेशर सॉलिड दोनों हो गया, तो यहां पर क्या आ गया, फ्रीजिंग स्टार्ट हो गया। अब देखो सर ये प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है मुन्ना, लिक्विड सॉल्वेंट मतलब प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, और ये क्या है, सॉल्यूशन। तो जो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो जरूर कम होता है किसके तुलना में, प्योर सॉल्वेंट की तुलना में। समझ में आया? यहां पर क्या होगा सर, यहां पर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट होगी, और ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितना का डिप्रेस हुआ है। तो ये ग्राफ आपको इतना सब नहीं भी समझोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट मैं आपको लॉजिक भी बता रहा हूं, तो कौन सा आंसर सही होगा आपको तो दिख ही गया होगा, सेकंड आंसर विल बी आवर राइट ऑप्शन। तो ये ग्राफ कहां से आता है आपको बहुत डिटेल तरीका जब लेक्चर पढ़ाऊंगा ना 2026 में, आप लोग कमेंट करके बताना। चलो पहले आप तो जेई का एग्जाम दो, फिर उसके बाद आपसे कुछ कुछ चीजें पूछूंगा। आप ही लोग के लिए चैनल है, मैं कह रहा हूं ना, आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। आपके जो छोटे भाई बहन है आपके लिए हर एक चीज पूरा जेई का केमिस्ट्री, मतलब शशि सर का चैनल, जीत शशि चैनल, आपको मैं गारंटी कहता हूं एक भी क्वेश्चन 2026 के लिए जो भी बच्चे होंगे जहां भी तैयारी कर रहे होंगे, एक भी क्वेश्चन मेरे इस चैनल से और जो कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा उससे बाहर से आप देख रहे होगे। दावा ठोक के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 4 साल में मेहनत किया हूं कंटेंट पे, तब आप पढ़ाने उतरा हूं। चलो आगे बढ़ सकते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कौन सा एजेंट पूछ रहा हूं भैया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूस अदर, क्या करेगा मुन्ना, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस सेल्फ, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब मेरी बात एक समझ, ये कौन सा सीरीज है, अरे सीने पर नदियां प्रेम की सीमाएं यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। समझ रहे हो, तुम जितने भी मेरे नन्हे मुन्ने हो सारे लाजवाब लगते हो। तो अब एक बात बता, अगर मैं तुमसे पूछूं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना होता है लेंथेनाइड का, लेंथेनाइड का कितना होता है मुन्ना, तुम बोलोगे सर +3। तो बेटा वो +3 में रहना पसंद करता है लेंथेनाइड, इसकी जिंदगी का खूबसूरती यही है कि +3 में रहता है तो मस्त रहता है, ना ही ऑक्सीडाइज करेगा ना रिड्यूस करेगा। बट अगर आप देखा सीने पर नदियां प्रेम की सुहाई यूं तब दिल गदगद हुआ और तुम्हें यहां भी बुला लूं, तो अब यहां पर सर अगर कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सर ये तो नहीं होगा, सर ये नहीं होगा, सर ये नहीं होगा, सर अरे ये क्या करेगा, अरे ये खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, दूसरे को ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और ये किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर कराना भी चाहोगे तो सर ये +4 में है तो +4 से मुन्ना ये +3 में आना चाहिए, खुद हमारा रिड्यूस होना चाहेगा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। टीबी, समझ में आया, टीबी क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार कह रहा हूं मैं आपको, डीएनए ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का नॉलेज आता है, स्टडी ऑफ कंपाउंड, दो चीजें किया है मैंने, K2Cr27 क्वेश्चन कहीं से नहीं आ रहा है, इसी से बस आएगा। अगला क्वेश्चन, द लार्ज डिफरेंस इन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। क्या बात है सर, सर ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, तुमने बोला सर O2 गैसियस, अरे नहीं समझ में आया। सर सल्फर किस फॉर्म में होता है, तुमने बोला सर एसिड, क्या सर सॉलिड। ओ सर ये चीजें नहीं पता था, अरे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पी ब्लॉक मत पढ़ के जा, केमिकल बॉन्डिंग में लोग पढ़ा देते हैं इसको। क्या पढ़ा देते हैं मुन्ना, कि सर जो सल्फर होता है वो एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अरे क्रॉन शेप स्ट्रक्चर, अरे बाबा नहीं याद आया, अरे नहीं याद आया, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान से समझो। ये क्राउन शेप स्ट्रक्चर आपको याद नहीं आया, सल्फर देख, एस सल्फर देख 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 इधर देख, इधर देख, एस 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन सा शेप होता है, क्राउन शेप। राजा का जो मुकुट होता है ना रे, अरे हाँ या ना, क्राउन शेप स्ट्रक्चर में सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म। क्यों सॉलिड फॉर्म भैया, क्योंकि सर मॉलिक्यूलर मास बहुत होता है। अरे इसका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास 32, इसका मॉलिक्यूलर मास सर समझ रहे हो सर 16 × 8,
सर कितना 128, समझ रहे हो? ये खतरनाक लेवल का सर बहुत ज्यादा एटॉमिक मास होता है सर। एटॉमिक मास ज्यादा होने से क्या हो गया मेरे मुन्ना, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो हमारा सॉलिडिफिकेशन बढ़ता है, इसलिए सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं तो इस दोनों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्यों डिफरेंस आया, क्योंकि इसका एटॉमिसिटी में डिफरेंस है। ये डायटॉमिक गैस है, ये पॉलीएटॉमिक सॉलिड है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। आप लोग एनसीईआरटी कभी भी कायदे से एक बार पलटे होगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा क्रॉन बनाने की मेरा मन कर रहा है। क्रॉन कैसे बनता है, ऐसे करके होता है ना क्रॉन, ठीक है चलो यार देख लेना वो। बट ये क्रॉन टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मुकुट की तरह लग रहा है, मुकुट की तरह, राजा का मुकुट की तरह क्रॉन शेप स्ट्रक्चर होता है। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, कमेंट में बताना, कमेंट में बताना गरीबों, जेई अप्रैल में आएगा ये, ठीक है अप्रैल में आएगा। CRO5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CRO5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो बच्चे बताएगा उसको मैं शॉर्ट आउट दूंगा अगले क्लास में, समझ रहे हो? CRO5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बताना कमेंट सेक्शन में, स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगला क्वेश्चन, फ्लोइंग ऑफ द 4 कंपाउंड PQRS गिवन, विच 1/4 ऑफ द क्लोरीन, अरे यार इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR का क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ क्या मुन्ना, कार्बोकेटाइन। जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन ज्यादा अटैक होगा, अब देख मुन्ना यहां पर कार्बोकेटाइन H+ अटैक करेगा, यहां पर प्लस बन जाएगा, इसको अटैक करोगे यहां पर प्लस बन जाएगा। अच्छा इधर क्यों नहीं बनाया, अरे इधर रेजोनेंस में देखेंगे यहां पर प्लस इधर बनेगा, यहां पर प्लस इधर, कब, जब इधर H ऐड हो जाएगा, कब इधर H ऐड हो जाएगा, इधर H ऐड हो जाएगा। अरे ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इधर H तो ऐड करोगे। हाँ तो सर आप देख रहे हो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, अरे यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं, कुछ भी नहीं, यहां पर सर अरे अभी बताया था सर, पॉजिटिव चार्ज के बगल में पी पाई रेजोनेंस, समझ रहे हो, बैक बॉन्डिंग। अरे नहीं समझ में आया सर, इसको क्या बोलते हैं, बैक बॉन्ड, कंप्लीट ऑक्टेट हो जाता है। अरे यार नहीं समझ में आ रहा है, अरे बहुत गजब लेवल का रेजोनेंस होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्यू विल बी आवर मोस्ट ऑफ, इससे बेहतर कोई रेजोनेंस ही नहीं होता है, समझ रहे हो? यहां पर सर हाइपर कंजुगेशन है, ठीक ठाक है, यहां पर सर हाइपर कंजुगेशन है, ठीक ठाक है, बट सर भैया उसकी जिंदगी में सबसे अच्छा ऑर्डर बोलता QSRP, समझ में आया? अगला क्वेश्चन आपके, फॉर द गिवन सेल, एक सेल दिया हुआ है, अच्छा कौन सा सेल है मुन्ना, ध्यान से देखो, अरे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तुमसे कह रहा है Fe2+ कह रहा है एक्वस मीडियम में है, ठीक है, प्लस Ag+, ठीक है मुन्ना, एक्वस मीडियम में है, ठीक है मुन्ना, ये दे रहा है Fe3+, ठीक है मुन्ना, एक्वस मीडियम में, और प्लस क्या दे रहा है, Ag सॉलिड। अच्छा सर हमको ये पता है कि स्टैंडर्ड हमको क्या दे रखा है मुन्ना, गौर से देखो, गौर से देखो, तुमको Ag+ से Ag, इसका सर हमको क्या दे रखा है, हमको E0 की वैल्यू दे रखा है, SRP का वैल्यू दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल की। अच्छा सर हमको सर अगर Fe3+ से अगर Fe2+ में आ जाए तो हमें पता चल जाएगा। अब देखो अगर हमको Fe3+ से Fe2+ में जाना है तो इस दोनों रिएक्शन को ऐड करना पड़ेगा, और इस दोनों रिएक्शन के कैसे, हमको Fe2+ से Fe3 में जाना है, अगर Fe2+ से Fe3 में जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, गौर से देखना मुन्ना, इसको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं रिएक्शन लिखूं Fe3+ प्लस क्या मुन्ना 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe3+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे ना, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे मुन्ना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा मुन्ना Fe2+, समझ रहे हो? इस रिएक्शन के लिए तुम क्या बोलोगे, सर इसको वैसा ही डायरेक्शन में लिखो, इसको पलट दो। अरे यार नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया सर? और E0 डायरेक्ट ऐड नहीं होता है, मैं पहले भी आपको बता रखा हूं। अगर मैं इसको बोल दूं 1, इसको बोल दूं सेकंड, तो मैं अगर बोलता हूं इसको बोल दूं अगर मैं थर्ड, ध्यान से समझना, तो आप मेरे बच्चा, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं G3 इक्वल टू क्या होगा, ΔG1 प्लस ΔG2, और ΔG क्या होता है, NF-E0 सेल, अरे सबको पढ़ा रखा हूं, तो माइनस NF-E0 सेल किस रिएक्शन के लिए, फाइनल के लिए, माइनस के NF-E1 सेल, अरे नहीं समझ में आया, प्लस माइनस का कितना हो जाएगा NF-E2 सेल, अरे समझ में आया? सर n की वैल्यू कितना है फाइनल रिएक्शन के लिए, यहां देख कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो यहां पर माइनस से रहने देते हैं मुन्ना, F सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन का n की वैल्यू 1 E0 सेल हमको निकालना है, ठीक है, किस सेल के लिए, इस सेल के लिए, इक्वल टू यहां पर अगर पहला रिएक्शन में अगर मैं देखूंगा, इसको पहला बोल देता हूं, यहां कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, E0 वैल्यू कितना दे रखा है y, प्लस ध्यान से देखो ना, इस इलेक्ट्रॉन में कितना चेंज हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज, F की वैल्यू सेम, E0 इसके लिए कितना दे रखा है Z। तो बेसिकली अगर तू यहां से देखेगा मेरे मुन्ना, E0 सेल कितना आ गया, यहां से गौर से देख, E0 सेल कहीं लिख लूं, कहीं छोटा जगह है, कहीं छोटा जगह है, मैं लिखता हूं, यहां से देखना मुन्ना, यहां पर मैं लिख रहा हूं E0 सेल, E0 सेल क्या आ जाएगा, देखना, अरे ये निगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2y, और इधर कितना हो जाएगा प्लस का 3z। ये किस किस को समझ में आया, अरे दिख रहा होगा ना सबको,
2y प्लस 3z। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, जो बोल रहा हूं मुंह से समझो। माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 2y प्लस का और 3z मतलब 2y प्लस का 3z। ठीक है, इतना निकल गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? जल्दी बताना। अगर इतना तुम्हें हो गया, अरे यार कौन है कॉल पे, एक सेकंड दो यार। यहां तक किसी को कोई डाउट? जल्दी बोलो। यहां तक किसी को कोई डाउट? जल्दी बोलो मुन्ना। अच्छा सॉरी, एक चीज और, डायरेक्ट ऐड करने से ये रिएक्शन नहीं आएगा। अरे इसको पलटना भी तो पड़ेगा। अरे बाबा, ये वाला जो चीज है, मैं इसको यहां पर कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि आपको समझे। ये रिएक्शन कैसे निकलेगा? इसको मतलब अगर हमको 3 निकालना है, चल जा रहे बाबा, अगर हमको तीसरा इक्वेशन चाहिए तो क्या तुम बोलोगे? तुम बोलोगे सर पहला मतलब दूसरा और माइनस क्या करोगे सर? पहला। समझ रहे हो? दूसरा माइनस पहला। या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि सर पहले के पीछे माइनस ले लो। तो मैं क्या कर रहा हूं मुन्ना? पहले के पीछे माइनस ले रहा हूं, यहां पर माइनस ले रहा हूं, प्लस डेल्टा जी ऐड करूंगा तो होगा। तो ये क्या हो जाएगा मुन्ना? इसके ऊपर प्लस हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां क्या हो जाएगा? 3z माइनस 2y क्या आ गया? ई नॉट सेल। यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब हमको क्या निकालना इस सेल के लिए? तो ई सेल क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो यहां पर देख, गौर से देख, यहां पर कैथोड क्या है? Ag2 प्लस। तो यहां पर क्या हो गया? x माइनस, इधर क्या हो गया? माइनस का 2y और प्लस का सर 3z। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा मुन्ना? गौर से देखो इधर। अरे ई सेल बराबर क्या होता है मुन्ना? ई कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। समझ में आया? और यहां पर कैथोड क्या है? Ag प्लस, रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ रहे हो? तो यहां पर x, यहां पर क्या हो गया? प्लस का 2y और माइनस का 3z। ये किस सेल का आ गया? ई नॉट सेल। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, बट प्रैक्टिस एस, मतलब आप गौर से देखोगे ना, सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, बस यही वाला। तो आप भैया अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपसे इजी क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, द कन्वर्जन प्रोसीड वेल इन द पोलर मीडियम। ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसको ऑर्गेनिक का डीप नॉलेज हो। मैं क्या बोला? ऑर्गेनिक का डीप नॉलेज हो, वही इस क्वेश्चन कर पाएगा। क्यों? मैं बताता हूं। देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? CH3CH2। अब देखो ये कह रहा है प्रोसीड भाया लेस पोलर मीडियम। लेस पोलर मीडियम कौन है? देख मैं आपको बताता हूं क्यों लेस पोलर मीडियम में ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। इधर देखना, इधर देखना गौर से। पहला क्या है? इधर OH माइनस अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या मुन्ना? CH3, ठीक है, CH2, ठीक है मुन्ना, CH2 CH2Cl। बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से देखना। ये अब देख, एक बात बता मेरे भाई, ये बॉन्ड इस पे अटैक करेगा और ये इधर खाली जाएगा। तू समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर मैं तुम्हें ट्रांजिशन फेज बताऊं तो तुम बोलोगे सर CH3, तुम बोलोगे सर इधर देखो, इधर देखो, OH पर क्या आएगा? अरे OH अपना निगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो OH पे क्या आ जाएगा सर? अभी बताता हूं। इधर इधर ये बॉन्ड टूट रहा है, ये CH3, ये क्या बन जाएगा? CH2, ये क्या बन गया? CH2, इधर हो गया CH2, और यहां पर ये बॉन्ड क्या हो रहा है मुन्ना? ब्रेक हो रहा है। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे क्या आएगा? डेल निगेटिव। ये अरे ये जैसे जैसे अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे क्या आता चला जाएगा? डेल पॉजिटिव। समझ रहे हो? तो अगर तू बोल यहां पर क्या है? रिएक्टेंट साइड में कंप्लीट चार्ज है। रिएक्टेंट साइड में क्या है? कंप्लीट चार्ज, कंप्लीट चार्ज। और यहां पर क्या है? पार्शियल चार्ज। क्या है? पार्शियली चार्ज। पार्शियल चार्ज लिख लो या पार्शियली चार्ज लिख लो। तो चार्ज क्या हो रहा है? चार्ज कम हो रहा है, और चार्ज कम होगा ना, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो अगर तुमको पोलर मीडियम में ज्यादा चार्ज होता है, अरे नहीं समझ में आया, पोलर मीडियम में ज्यादा, तो अगर तू बात करेगा लेस पोलर मीडियम रखेगा तो रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट साइड में ज्यादा पोलर है, और जो ट्रांजिशन फेज बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट जो TS बन रहा है, ये लेस पोलर है। लेस पोलर है, इसको पार्शियली चार्ज, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? लेस पोलर। और लेस पोलर है तो भैया लेस पोलर मीडियम में ये हमारा ज्यादा अच्छा हमारा क्या करेगा? कन्वर्जन प्रोसीड करेगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत जेई एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, सच बता रहा हूं, जो बच्चा जानता होगा। द कन्वर्जन, अब देखिए यहां पर मेरे भैया, यहां पर क्या है? अब मैं यहीं पर बना रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां पर N है, यहां पर R3 है, ठीक है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है, यहां पर Cl। अब ये बता, रिएक्टेंट साइड में क्या कोई चार्ज है? नहीं। जैसे तुमने ट्रांजिशन फेज बनाना स्टार्ट किया तो ये क्या होगा? R3N, और यहां पर क्या बन रहा होगा बेटा? इससे ये जुड़ना स्टार्ट किया होगा। आर देखो ना गौर से यार, आर यहां लेना स्टार्ट किया तो यहां पर क्या आ जाएगा मुन्ना? इस पे आ जाएगा क्या? CH2, मतलब ऐसे आपको लिख सकता हूं, यहां पर उल्टा डायरेक्शन में लिख रहा हूं, ठीक है मुन्ना, उल्टा डायरेक्शन में लिख रहा हूं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये इधर जुड़ेगा, अरे RNN3 प्लस बनेगा, और यहां पर ये क्या बनेगा? यहां पर नो चार्ज है, यहां पर डेल पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे क्या आ जाएगा? डेल पॉजिटिव। समझ रहे हो? और यहां पर CH3 और यहां पर CH2,
यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Cl, मतलब देख लेना CH2 कितने हैं, ठीक है, उसके लिए लड़ाई मत करने आ जाना कि सर Cl कम लिख दी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव। अब देख यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर सर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर मोलर पोलर मीडियम ज्यादा होना चाहिए। यहाँ कंप्लीट चार्ज बिल्कुल नॉन पोलर था, यहाँ पर पोलरिटी दे गया, तो पोलर मीडियम आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। ट्रांजिशन फेज बताएगा कि हमको मोल पोलर मीडियम चाहिए या लेस पोलर मीडियम चाहिए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। मतलब इससे अच्छा क्वेश्चन, लिटरली कह रहा हूं, अगर आपको कोई थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बना दे तो इससे अच्छा क्वेश्चन जेईई मेन लेवल पे नहीं बन सकता ऑर्गेनिक में। बहुत शानदार क्वेश्चन। फिर कह रहा हूं, जिस बच्चों को नहीं पता है, ट्रांजिशन फेज के बेसिस पे यहां पर ज्यादा कंप्लीट चार्ज था, यहां पर पार्शियल चार्ज, तो पार्शियल चार्ज कम हो रहा है तो लेस पोलर मीडियम में प्रोसीड करेगा। यहां पर जीरो चार्ज था, यहां पर चार्ज जनरेट हुआ, तो यानी मोर पोलर मीडियम में ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, x ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विथ एक्वस NaSCO3 रिलीज CO2 ऑक्यूपाई इतना STP। ओके 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 ओके। देख भाई, बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है PHCOOH, ठीक है। ये रिएक्शन विथ किसके साथ, NaHCO3 के साथ, एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो ये क्या कह रहा है, हमको रिएक्शन में क्या कुछ बनाएगा, अगर कोई पूछता तो हम बता भी देते, PHCOO माइनस और Na प्लस बनाएगा, समझ रहे हो। और उसके अलावा क्या लिबरेट कर देगा, CO2 और H2O बाहर जाएगा, ठीक है। रिएक्शन भी बता दिया। चल भाई तू खुश रह जिंदगी में, चल भाई तू खुश रह जिंदगी में। नीचे चले जाओ, यही वाला था ना उस दिन जो आ गया था, और ये फिर नीचे नहीं जा रहा था। नीचे चले जा भाई, आज तो पता चल गया कैसे जाएगा नीचे, ठीक है मेरे मुन्ना। चलो, गलतियां एक बार हो सकता है, मल्टीपल टाइम नहीं, समझ रहे हो ना। हट जा भाई। तो समझ में आया, ये रिएक्शन भैया क्या हो गया, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देख क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मेरा कह रहा है इसका x ग्राम ले रहे हैं, ठीक है मुन्ना। अच्छा सर, जब x ग्राम ले रहे हो तो किसका बन रहा है, CO2 का हमको मोल दे रखा है STP पर। अच्छा STP नहीं दे रहा होता तो फिर PV इक्वल टू NRT वगैरह कहानी अलग चीज हो जाता, बट STP दे रखा है तो हमको पता है हम नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 क्या हो जाएगा भैया, 22.4 लीटर डिवाइड बाय 11.2, तो कितना निकल गया मुन्ना, ये निकल गया हमको 2 मोल निकल गया। अच्छा रिएक्शन बैलेंस है, तुम देख सकते हो 1 मोल, अगर मैं तुमको लिखूं 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड, क्या बोल रहा हूं, 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस कितना मोल कर रहा है, 1 मोल ऑफ CO2। अरे देख लो ना, तो तुम उल्टा भी कह सकते हो कि 1 मोल ऑफ CO2 रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड। अरे कान को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, कान तो कान ही पकड़ाएगा, कैसी बातें कर रहा है। मैं कह रहा हूं स्टोचियोमेट्री में सिखाया जाता है यूनिटरी वाला, 1 मोल बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए अगर तुमको 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करना है तो 1 मोल बेंजोइक एसिड चाहिए। मतलब यहां से तुम्हें मोल क्या आ गया, मोल ऑफ क्या आ गया, बेंजोइक एसिड PHCOOH। अच्छा आधा बच्चा घबरा मत जाना, सर ये एक बार PHCOOH, अरे इसका फॉर्मूला है, इसी बेंजोइक एसिड का ही ये फॉर्मूला है गरीबों, बेंजोइक एसिड का ही फॉर्मूला है। तो कितना आ गया, यानी आ गया सर 2 मोल, और 1 मोल का मास कितना आता है, अब निकाल लो, C6H5 लिख दो COOH, तो निकाल लो कितना हो गया, 12 छक 72, 12 इंटू 6 लो करके दिखा देता हूं, प्लस 5 प्लस 1 6 इंटू 1 प्लस अगेन 12 प्लस 16 दूना 32, समझ रहे हो। तो कर दो 72 प्लस 6 78, 78 प्लस 12 कितना हो गया मुन्ना, 78 प्लस 12 प्लस इसको कितना कर देते हैं 4 4, तो ये कितना हो गया 8 4 12 7 4 11 1 12 है। देख लो एक बार करके यार, इधर कितना हो गया 2 2 4, इधर हो गया 3 1 4, ठीक है। 8 4 12 2 7 3 10 11 1 12 7 3 10 11 132 आ रहा है क्या, 132 आ रहा है क्या, देख लो एक बार। 12 इंटू 6 78 प्लस 6, तो 70 12 छक 72 प्लस 6 78 हो गया, ठीक है। और इधर कितना हो गया ऑक्सीजन 16, ठीक है 32, ठीक है 12, तो यानी कितना हो गया 44, और इधर ऐड कर दो 8 4 12 के 2 हाथ में 1 7 4 11 1 12 1 1 2 आएगा ना मुन्ना, अरे कैलकुलेशन है रे, 1 1 2 आएगा। तो मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ बेंजोइक एसिड, मास ऑफ PHCOOH जो पूछ रहा था कितना आ जाएगा मुन्ना, जो कि x ग्राम था, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू 122, तो कितना आ जाएगा 244 ग्राम। समझ में आया, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही आ सकता है, इससे आसान क्वेश्चन स्टोचियोमेट्री का क्या ही आ सकता है। समझ में आया, क्लियर हुआ, आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी से बता दो, आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी से बता दो। अरे उल्टा कर गए, उल्टा कर गए, गिवन डिवाइड बाय उल्टा होता है ना, एक सेकंड दे दो मुन्ना, कोई नहीं, यहां पर उल्टा कर गए मुन्ना, यहां पर उल्टा कर गए, सब चीज सही है, बस उल्टा लिख दिया, फॉर्मूला उल्टा लिख दिया। अरे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अरे गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 होता है बाबा, तो ये 1/2 मोल निकला,
तो यहाँ 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड 1 मोल, तो यानी अब यहाँ पर अगर मोल ऑफ बेंजोइक एसिड क्या निकलेगा 1/2 मोल निकलेगा। तो यहाँ पर क्या कर दो 1/2 इंटू 122 कर दो, तो ये कितना निकल जाएगा, ये 61 ग्राम निकलेगा, ये 61 ग्राम निकलेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, बिल्कुल सर समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, गिवन वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम मतलब S22.4 लिखते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ X2N2 शब्द दे रखा है, क्या दे रखा है, डेल्टा एस किसका दे रखा है, X2 का कितना दे रखा है मुन्ना 70, डेल्टा एस किसका मुन्ना Y2 का कितना दे रखा है 50, डेल्टा एस किसका मुन्ना, डेल्टा एस किसका मुन्ना XY5 का कितना दे रखा है 110। यूनिट लिख लेना सब ऑल इन जूल पर केल्विन, ठीक है। हमसे पूछ रहा है टेम्परेचर बताओ, और हमको क्या दे रखा है, कुछ और भी डाटा दे रखा है। देखो डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S किसके बराबर होता है, डेल्टा G के बराबर। और हमको कहां पर पूछ रहा है, एट इक्विलिब्रियम। किस पे पूछ रहा है मुन्ना, एट इक्विलिब्रियम। अगर मैं तेरे को बोलूं एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, डेल्टा G क्या हो जाता है 0, तो डेल्टा H बराबर क्या आ गया टी डेल्टा एस। तो बेसिकली हमको डेल्टा टेम्परेचर निकालना है, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सर हमको डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एस निकालना है पूरे रिएक्शन के लिए, और अगर डेल्टा एस मैं निकालने जाऊं तो प्रोडक्ट, अरे डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट होता है, ये फॉर्मूला आप पढ़ रखे हो। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ देखना। तो यहां पर कितना है मुन्ना, इसका है 110 माइनस, ठीक है मुन्ना, इसका कितना है Y2 का कितना है, मतलब X2 का ले लो तू पहले, X2 का कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 70 प्लस इधर कितना हो जाएगा सर 5/2 इंटू कितना आ जाएगा 50। सॉल्व कर ले मुन्ना, डेल्टा एस यहां से निकल जाएगा, डेल्टा एस कितना निकल जाएगा 110 माइनस इधर कितना आ जाएगा 35 और इधर आ जाएगा प्लस ये कितना आ जाएगा 25 125। तो 125 प्लस 5 कितना निकल गया 110 माइनस 0 3 2 5 1 6 160 निकल गया, यही निकल रहा है ना। तो डेल्टा एस कितना निकल गया यहाँ से 50 क्या जूल पर केल्विन। ध्यान रखना निगेटिव का आ रहा है। तो सर यहाँ से डेल्टा एच गौर से किलो जूल में है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, 35 इंटू 100 इधर कितना है मुन्ना माइनस का 50 जूल, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 7 जा 35 तो कितना आ गया 700। क्या आएगा यूनिटवा बताएगा सर किलो जूल। एक बात बता मेरे भैया, डेल्टा एच क्या है किलो जूल पर मोल, वो क्या था किलो जूल पर मोल, जूल किलोग्राम, ये किसका था जूल पर केल्विन पर मोल, समझ में आया। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर निकला है ना इतना केल्विन। अरे बहुत इजी यार, कैसी बातें कर रहे हो, इससे आसान कोई क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। एक तो मैं फोन कॉल से ना आज जस्ट दे दो यार, एक अर्जेंट कॉल फिर से आ रहा है, चलो कोई नहीं, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इजी क्वेश्चन, बट यार आपको तभी कर पाओगे जब मैं फिर कह रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट और इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, इसको वही बच्चा, अगर पेपर में जो बच्चा सॉल्व करने गया होगा ना वो नहीं कर पाएगा। पेपर में जो बच्चा सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन को मैं कहता हूं छोड़ दो, स्किप कर दो। क्यों कह रहा हूं मैं, देखो मैं कल सॉल्व करते वक्त कैलकुलेटर यूज किया था। मैं आपको बताता हूं, हमको इतना ग्राम N2O5 दे रखा है 1 लीटर, हमको फ्लोइंग रिएक्शन में Kp का पूछ रहा है, Kp पूछ रहा है। तो देख रिएक्शन क्या दे रखा है, रिएक्शन मेरे मुन्ना देख क्या दे रखा है 2N2O5, ठीक है मुन्ना। ये इक्विलिब्रियम में क्या दे रहा है मुन्ना गैसियस, देखना अभी कैलकुलेशन दिखाता हूं आपको। N2O4 है प्लस O2 गैसियस बना रहा है, ठीक है मुन्ना, प्लस क्या बना रहा है O2 गैसियस बना रहा है, प्लस O2 गैसियस बना रहा है, ठीक है मुन्ना। ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए, मेरा मानना है। आप टाइम बचेगा, आप मैथ और फिजिक्स में अच्छे क्वेश्चन कर लेना, ऐसे क्वेश्चन को मत करने जाना। अब देख मेरे मुन्ना, यहां पर तेरे को इनिशियली क्या दे रखा है t इक्वल टू 0 पर, गौर से देख इसका मोल देख 37.8 डिवाइड बाय N2O5 का मोलिकुलर मास। चलो मैं कैलकुलेशन देख लेता हूं, मैं कैलकुलेशन सॉल्व करके लाया था, एक सेकंड दे दो। हाँ इसका मतलब N2O5 का निकालोगे ना तो ये 18108 आएगा। तो अप्रॉक्स कितना आ गया था मुन्ना 0.35, इसका मोल आया। पहला कैलकुलेशन यहां डिवाइड। अब अगर मैं बोलूं फाइनल, जब रिएक्शन की बात करना चाह रहा है तो ये कितना जाएगा 0.35, इधर 0 होगा इधर 0 होगा, तो ये कितना बन जाएगा मुन्ना, इधर x बन जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर मान लो x गया तो ये क्या बन गया x/2 बन गया, ठीक है। अब इसके बाद तुमको क्या अप्लाई कराना पड़ेगा, P इक्विलिब्रियम पे इक्वल टू V इक्वल टू N इंटू R इंटू T। अब देख प्रेशर दे रखा है तेरे को क्वेश्चन में, देख प्रेशर दे रखा है, इधर आ जा ध्यान से 0.08, मतलब ये दे रखा है हमको। टोटल प्रेशर देखो क्वेश्चन में, प्रेशर कहाँ गया, प्रेशर टोटल प्रेशर, अच्छा 18.65 इंटू वॉल्यूम 1 लीटर इक्वल टू n। अभी तेरे को n की वैल्यू कितना पुट करना है मेरा भैया 0.35 माइनस x, r की वैल्यू कितना है, अच्छा बार पर एटीएम तो 0.0821
वन, वन भी ले सकते हो, वैसे यही होता है बट इतना ही दिया है तो कोई बात नहीं। इनटू टेम्परेचर भी दे रखा है तेरे को, गौर से देख, टेम्परेचर 500। अब मेरे भाई ये पूरे खजाना को सॉल्व कर, और यहां से जो x निकल के आया ना, वो x मैं बताता हूं, मैं सॉल्व किया हूं तब निकल के आया 0.21। क्या आया? 0.21। पहले आप यहां से मोल कैलकुलेट किए, फिर उसके बाद ये पीवी इक्वल टू एनआरटी से आप x कैलकुलेट किए। अब जब x आ गया तब आपको ध्यान से दिख लो केपी क्या होगा भैया, केपी होगा भैया पार्शियल कंसेंट्रेशन N2O4 की पावर 2 इंटू O2 डिवाइड बाय कितना, N2O5 पार्शियल प्रेशर। अच्छा ये क्या है? पार्शियल प्रेशर। यहां पर क्या पुट करना पड़ेगा? पार्शियल प्रेशर, समझ रहे हो? ये स्क्वायर, और पार्शियल प्रेशर किसका भैया? O2। अब देख पार्शियल प्रेशर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। तो यहां पर वैल्यू पुट कर, फिर टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन निकाल दो। मैं यहां पर भैया आपको बता रहा हूं 0.21 डिवाइड बाय 0.455 जो मैं कैलकुलेशन करके लाया हूं, देख लेना यार आप लोग, 18.65 इसका होल स्क्वायर है। समझ रहा है? किसका आया? N2O4 का। सिमिलर वे यहां पर आएगा 0.105 डिवाइड बाय 0.455 इंटू प्रेशर जो है 18.65। समझ रहे हो? 18.65 डिवाइड बाय यहां पर टोटल प्रेशर कितना है, मतलब उस वाले का 0.24 डिवाइड बाय 0.455 इंटू 18.65 स्क्वायर करोगे। इसको सॉल्व करोगे पूरे राम कहानी आएगा 962 इंटू 10⁻⁻2 भैया केपी, मतलब आदमी का मौत आ जाए। समझ रहे हो? बहुत खतरनाक क्वेश्चन यार। इतना तुम कैलकुलेशन देख लो, ये कैलकुलेशन जो मैं लिखा हूं ना, ये आपको दिख रहा होगा, आप करो खुद से, पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना चाहिए। आपसे पूछ रहा था कितना आंसर आएगा, तो 10⁻9, तो आंसर क्या आ जाएगा 962। बट बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ के चले जाना। ऐसे क्वेश्चन आप पेपर में प्लीज छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करो, टाइम बच जाएगा, नंबर अच्छे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन, प्रैक्टिकल, जो एनसीईआरटी का प्रैक्टिकल बुक है ना, एनसीईआरटी प्रैक्टिकल लैब मैनुअल, उसका क्वेश्चन है भैया। तो लैब मैनुअल वाला मैं करा दूंगा। कमेंट में आप लोग, मैं बोला हूं ना 10,000 सब्सक्राइबर होने के बाद कुछ कुछ अमेजिंग देके जाऊंगा जिससे सारे बच्चों का फायदा होने वाला है। तो यार मेरे लिए तो कुछ करो, मैं आपके लिए इतना एफर्ट डाल रहा हूं। एक यार 10,000 सब्सक्राइबर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तुरंत हो जाएगा चैनल यार। तो कह रहा था कि अमॉन्ग द फ्लोइंग कैटायन द नंबर ऑफ कैटायन दैट विल बी गिव कैरेक्टरिस्टिक पार्टिसिपेट। अगर आप देखोगे ना तो एनटीए के द्वारा आंसर कितना दिया गया है? 3। एनटीए के द्वारा कितना आंसर दिया गया है? 3। बट एनटीए इसीलिए लिया क्योंकि ऊपर के जो ये 3 है ना, ऊपर के जो ये 3 है ना, ये कलर दिखाता है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया है, बट ये वाला जो लास्ट वाला है ना, ये अपने को लैब मैनुअल में नहीं दिया है, बट ये भी कलर दिखाता है। इस वजह से आंसर होना चाहिए 4। क्लेम भी किया गया था बहुत लोगों के द्वारा, बट एनटीए ने माना कि भैया जो एनसीईआरटी में दिया, लैब मैनुअल में दिया, हम उसी को मानेंगे। तो आप सॉल्ट एनालिसिस इधर उधर से मत पढ़ना मेरे भाई, सिर्फ लैब मैनुअल से पढ़ के जाना। मैंने आपको नोट्स दिया है लैब मैनुअल के अकॉर्डिंग, बट मैं आपको पूरा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा ले आऊंगा। फिर वही कहूंगा कि थोड़ा सा एक बार जैसे चैनल 10 के होगा तो फिर मैं आपके लिए जो सरप्राइजेज जो रिवील करूंगा उसमें ये भी एक सरप्राइजेज है, जहां पर सॉल्ट एनालिसिस का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारा कवर कर रहा हूंगा। तो ये शुरू के 3 ये कवर देंगे, किसके साथ? K4 FeCN6 के साथ। अगर CO2 का रिलेशन बनाओ तो इसके साथ ये कंपाउंड बनाएगा, Fe के साथ इसके ये कंपाउंड बनाएगा। ये बनाता नहीं है, Ca के साथ बनाता नहीं है, मतलब Ca के साथ बनाता है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया है। NH4 के साथ बनाता नहीं है, Mg के साथ बनाता नहीं है, Zn के साथ भैया ये वाला कंपाउंड देगा। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, उसी बच्चा का बनता जिससे, मतलब जिसको लैब मैनुअल करके गया था उसी से बनता। कंसीडर द फ्लोइंग रिएक्शन अकरिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस। अच्छा Fe3O4 हमको रिएक्शन क्या दिया मुन्ना? Fe3O4। क्या बात है सर, सॉलिड स्टेट प्लस सर 4 मोल दिया हुआ कार्बोनिल कंपाउंड, 3 मोल क्या बन गया? Fe बना लिया सर। उसके बाद 4 मोल क्या बन गया? CO2 बना लिया। जैसे आपको ये बन गया, क्या रहा है? x ग्राम ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड, इतना ग्राम ऑफ Fe3O4, इतना ग्राम ऑफ CO4। ये लिमिटिंग एजेंट का पहले आपको ढूंढना पड़ेगा। अब देखो एक बात बताओ मुन्ना, एक बात बताओ मुन्ना, अपने को दोनों का मास दे रखा है। किस किस का मास दे रखा है? ध्यान से देखो, Fe3O4 का मास कितना दे रखा है? 2.23। अगर हम इसको मास में लिख दो ना, 10⁻³ है तो 2 1 2 3 इतना मास आ गया। अच्छा Fe3O का मोलिकुलर मास डिवाइड मारो मोलिकुलर मास से, इसका कितना आ गया? 2.8। Fe3O4 का मोलिकुलर मास दे भी रखा है। क्या बात है यार, क्वेश्चन को कितना आसान कर देगा। इसका मोलिकुलर मास कितना दे रखा है? 2820, तो 1 2। इसका कितना आ गया मुन्ना? 28। क्या बात है सर, मोलिकुलर मास भी दे रखा है। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन करो ना जहां पे कम टाइम बचे। इसका मोल कितना आ गया? इसका मोल आ गया सर 10 मोल, समझ में आया? इसका मोल आ गया 10 मोल, और इसका मोल कितना आ गया मुन्ना? अरे किलोग्राम है तो इंटू 10⁻³ भी तो होगा। समझ रहे हो? ग्राम बदलना पड़ेगा, यहां पर भी इंटू 10⁻³ भी तो होगा। तो 10 मोल नहीं आएगा बाबा, इसका मोल कितना आ जाएगा? इधर से यहां से 1 0, 1 2 3 4 इतना मोल आ गया। समझ रहे हो? यहां से कितना मोल आ गया? यहां से 1 0,
10 टू द पावर 2 है ना, 10 टू द पावर 2 है ना मुन्ना, 10 टू द पावर 2 है ना, तो यहां से कितना जीरो हो जाएगा, यहां से हो जाएगा एक जीरो, अरे एक जीरो हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा तो यहां से भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 मोल। अरे कुछ नहीं किया यार, हमको क्वेश्चन में जो मास दिया था मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया, अब मोलर मास निकल गया, तो मोलर मास हमको दे रखा है, मोल निकल गया। अब देख 1 मोल के लिए 4 मोल चाहिए, तो 10,000 मोल के लिए 40,000 मोल चाहिए। तो सर इसका मतलब हमको क्वेश्चन में एक बात समझ में आ गया, ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। अरे नहीं समझ में आया। और ये क्या है सर, अरे यार 10,000 के लिए 40,000 चाहिए, तो 40,000 तो नहीं है। अब देख इसके अगर 10,000 के लिए, इसके लिए 4 मोल के लिए 1 मोल, 10,000 के लिए कितना चाहिए, इसको 4 से डिवाइड मार दियो तो कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड मारेगा मेरे मुन्ना ये 2500 आ जाएगा। तो ये मेरे को मुन्ना क्या आ गया, लिमिटिंग रिजेंट। ये आ किस किस को लिमिटिंग रिजेंट वाले में डाउट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा भैया बहुत अच्छे से, समझ गए। तो अब ये हमारा एक्सिस में है। अब देख 1 मोल के लिए अगर तेरे को 4 मोल के लिए अगर 1 मोल चाहिए, तो 10,000 के लिए कितना चाहिए, 2500 चाहिए। यहां पर तो बहुत ज्यादा एक्सिस में है, तो अब इसके अकॉर्डिंग जाएंगे। किसका मोल पूछ रहा था हमसे, x ग्राम ऑफ आयरन। अच्छा आयरन, तो अब इसके हिसाब से चलेंगे, रिएक्शन में जब हम प्रोसीड करेंगे तो इसके हिसाब से प्रोसीड करेंगे मुन्ना। तो हम लिखेंगे, इधर बना देता हूं, इस वाले पोर्शन में बना देता हूं, ठीक है, इधर इधर बना देता हूं, ध्यान से समझो, इधर वाले बना देता हूं, ठीक है, ध्यान समझो। 4 मोल ऑफ CO गिव्स कितना मुन्ना, 3 मोल ऑफ Fe। समझ रहे हो, 3 मोल Fe। इसीलिए अगर मैं बात करूं 1 मोल कितना देगा, 1 मोल ऑफ CO क्या देगा, तुम बोलोगे 3/4 मोल क्या देगा, Fe का दे देगा, समझ रहे हो। और हमसे क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, अरे बाबा क्वेश्चन में कितना दे रखा है, CO का मोल कितना में था 10,000, तो 10,000 मोल ऑफ CO वो कितना दे देगा मुन्ना, तो 3/4 इंटू 10,000, समझ रहे हो मुन्ना, 10, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये हो गया 2, ये हो गया 4 5 जा 20, इधर हो गया 2500, तो 25 दिया 7 5 कितना 00। हमसे क्या पूछ रहा था मुन्ना, x किलोग्राम, तो भैया ये कितना निकला ग्राम में, तो किलोग्राम में क्या होगा, 1000 से डिवाइड मार दो तो क्या आ जाएगा 7.5। क्या आंसर आ जाएगा 7.5, यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा मुन्ना, ध्यान से देखो यही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात। अरे लिमिटिंग एजेंट वाला क्वेश्चन है, देखो ना कितना आएगा, देखो गौर से देखो, 75 किलोग्राम में पूछ रहा था, x किलोग्राम पूछ रहा था ना, तो किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना था, समझ रहे हो, समझ रहे हो। 10,000 है ना, तो 1 मोल के लिए इतना, 10,000 के लिए कितना हो जाएगा 7500, 2500, 25 इंटू 4 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, ठीक है मुन्ना, 25 या 75 बिल्कुल 7.5 किलोग्राम में निकलेगा। नियरेस्ट इंटीजर कह रहा है ना, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 7.5 को 8 लिख सकते हो, ठीक है मुन्ना, देख लेना समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन वगैरह कहीं मिस्टेक हो तो तुम चेक कर लेना, वैसे हमें नहीं लगता है कहीं कैलकुलेशन। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, रुक जाओ 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 रुक जाओ, 75,000 क्या निकला, सावधानी हटी, इतना क्या निकला, मोल, क्या निकला मोल। अब इसलिए मास क्या आएगा, तो तुम मास इक्वल टू क्या हो जाएगा 7500 इंटू 56, समझ रहे हो। और इसको जो भी वैल्यू आएगा इसको हमको 56 डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तब हमको किस में निकल जाएगा, किलोग्राम में। ये हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा, समझ रहे हो। कमेंट सेक्शन में बता देना कितना आंसर आया, आपको समझ में आ गया। ये मोल था, एक्चुअली मैं मोल लिखना छोड़ दिए थे ना, इसलिए मास निकालने के लिए वो वाला डाटा आंसर आएगा, क्लियर। इसी तरीका से मैंने आपके साथ पूरे 2025 के 24 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस किया। पूरे इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस का पीडीएफ भी दे दूंगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको मस्त समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन आपको बोला था छोड़ने के लिए, पेपर में क्वेश्चन स्किप करना भी बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, करना तो इंपॉर्टेंट होता ही है। समझ रहे हो कि कौन सा टफ क्वेश्चन को हम छोड़े। ये सीरीज अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए। 10,000 सब्सक्राइबर होने के बाद बार बार बोल रहा हूं, तभी मैं आपको सरप्राइज रिवील करूंगा और आगे का जो शिफ्ट का पेपर है जल्दी से जल्दी लाने का कोशिश करेंगे। आप लोगों से एक चीज है, चैनल पे नए हैं, अपने दोस्तों के साथ यार इतना अमेजिंग कंटेंट दे रहा हूं, इतना एनर्जी लगा रहा हूं, तो यार शेयर करो ना, लोगों को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के वीडियो पे लाइक से और सब्सक्राइबर गेन करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतना करोगे, बाकी मैं आपके लिए जी जान लगा के फ्री कंटेंट सारा कुछ दे रहा हूं। मिलते हैं अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए अपना परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।